मेरे पति का पूरा परिवार मुझे घर पर अकेला छोड़कर घूमने चला गया। पूरे 7 दिन मजे करने के बाद मेरे पति ने मुझे संदेशा भेजा कि मैं भी वहां आ जाऊं। मैंने सिर्फ एक वाक्य में जवाब दिया, आप लोगों के घर लौटने का इंतजार कीजिए। मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। जब मेरे ससुराल वालों ने घर का दरवाजा खोला तो वे सब सुन रह गए। साल का अंत था और मुंबई की सर्दी का अपना ही एक अलग अंदाज होता है। यह पहाड़ों की तरह हाड़ कंपाने वाली नहीं होती, लेकिन इस सर्दी में एक अजीब सी नमी होती है, एक ऐसी ठंडक जो आपकी उंगलियों के पैरों को और हर सांस में घुसकर आपको और भी अकेला महसूस कराती है, खासकर तब जब आपका दिल पहले से ही खालीपन से भरा हो। उस रात ठीक 8 बजे मैं हमेशा की तरह अपनी छोटी सी रसोई में एप्रन पहने खड़ी थी और मेरे हाथ में चाकू था जिससे मैं कमल ककड़ी काट रही थी। चूल्हे पर दाल मखनी का पतीला धीरे धीरे उबल रहा था और उससे उठती भाप ने रसोई की खिड़की के शीशे को धुंधला कर दिया था। बाहर सामने वाला अपार्टमेंट की पीली बत्तियां जल चुकी थी। कुछ घरों में तो दिवाली की लड़ियां भी टिमटिमा रही थी, जो इस बात का संकेत था कि त्योहार बस आने ही वाला है। मेरा फोन 7वीं बार चमका। इस बार भी नोटिफिकेशन फैमिली ग्रुप से ही था। मैंने अपने हाथ एप्रन से पहुंचे और धीरे से फोन उठाया। आखिरी संदेश मेरी सास सुनीता जी का एक वॉइस नोट था। प्रिया, हम लोग बस फ्लाइट में बैठने वाले हैं। अर्जुन के लिए एक मोटी जैकेट जरूर रख लेना, शिमला में रात को बहुत ठंड होती है। मैं 2-3 सेकंड के लिए वहीं जम गई, फिर मेरी उंगलियां स्क्रीन पर ऊपर की ओर खिसकने लगी। एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में मेरा पति अर्जुन 2 बड़े सूटकेस खींच रहा था और उसके बगल में मेरी ननद रिया खिलखिलाकर हंस रही थी। उनके पीछे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिस्पाचर गेट था और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चमक रहा था। तस्वीर भेजने का समय था आज दोपहर 3 बजे। उसके नीचे रिया का संदेश था, माँ आप चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। इस बार तो जी भरकर घूमेंगे। पिछले साल जो नहीं जा पाए उसकी भी कसर पूरी कर लेंगे। फिर एक और संदेश, अर्जुन भैया प्रिया भाभी को छोड़ने नहीं आए क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। मैंने ग्रुप बंद किया और अर्जुन के साथ अपनी चैट खोली। हमारा आखिरी संदेश कल दोपहर का था। मैंने पूछा था इस दिवाली पर क्या कुछ और मेवे और मिठाइयाँ खरीदने की जरूरत है। उसने जवाब दिया था, तुम देख लो, जो ठीक लगे ले लेना, बस इतना ही। ना कोई पहले से सूचना, ना कोई सफाई, और यह तो बिल्कुल भी नहीं कि वह अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं। मैं वापस रसोई में आ गई। दाल अभी भी उबल रही थी, लेकिन मेरा दिल अब तक ठंडा पड़ चुका था। मैं खाने की मेज पर बैठ गई। मैंने रात के खाने के लिए जो कुछ भी तैयार किया था वह अब ठंडा हो चुका था, शाही पनीर की तरह जमने लगी थी और उसका रंग गहरा लाल हो गया था। दाल भी ठंडी हो चुकी थी। इस घर में 4 लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ मैं अकेली थी। फोन फिर से कांपा। इस बार अर्जुन का संदेश था, कंपनी ने मुझे कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर भेजा है, तुम घर पर अपना ध्यान रखना। मैंने उस संदेश को पूरे 3 मिनट तक देखा, फिर एयरपोर्ट वाली तस्वीर को फिर से जूम किया। उसने जो ग्रे रंग की जैकेट पहनी थी वह मैंने पिछले महीने ही खरीदी थी। उसके गले में जो गहरा नीला मखमल दिख रहा था वह भी मैंने ही बुना था। उसके पीछे मेरी सास ने मेरे ससुर का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। रिया फोन से सेल्फी ले रही थी। 3 लोग, एक पूरा परिवार जिसमें मैं नहीं थी। मैंने फोन नीचे रखा और पनीर का एक ठंडा टुकड़ा उठाया। वह इतना बेस्वाद और ठंडा था कि मुझे घिन आने लगी। रात के 10 बजे फैमिली ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया। मेरी सास ने 9 तस्वीरें भेजी थी। पूरा परिवार एयरपोर्ट के गेट के सामने खड़ा था और हर कोई बहुत खुश दिख रहा था। उन्होंने लिखा, शिमला के लिए निकल रहे हैं। पूरा परिवार बहुत उत्साहित है। मैंने हर तस्वीर को ध्यान से देखा। अर्जुन ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। रिया बगल में पोज दे रही थी। मेरे ससुर ने थर्मस पकड़ा हुआ था। एक परफेक्ट तस्वीर जिसमें बस मेरी कमी थी। मैं अपने बेडरूम में गई, अलमारी खोली, आधा हिस्सा खाली था। अर्जुन का सूटकेस गायब था, उसका परफ्यूम भी नहीं था। मैं बिस्तर पर लौट आई। बेड के साइड टेबल पर हमारी शादी की तस्वीर रखी थी। 3 साल पहले मैंने एक सुंदर साड़ी पहनी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब उस मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कितनी बनावटी थी। हमारी शादी के दूसरे ही दिन लड़ाई हो गई थी, पैसे को लेकर, घर को लेकर, उसके परिवार को लेकर। मैंने फिर से ग्रुप खोला। वे लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्यों नहीं हूँ। किसी को एक इंसान की कमी महसूस नहीं हुई। मैंने एक लाइन लिखी, आप सब लोग अच्छे से घूमना। 3 सेकंड बाद मेरी सास का जवाब आया, प्रिया घर का ध्यान रखना। बालकनी में जो गेंदे के पौधे हैं उनमें पानी देना याद रखना, उन्हें मरने मत देना। उनका लहजा इतना स्वाभाविक था जैसे वह किसी नौकरानी को हिदायत दे रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात मैं लिविंग रूम में अकेले बैठी रही। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थी। दिवाली बस आने ही वाली थी।
मैंने दीवार घड़ी को देखा, उसकी सुई की हर टिक टिक मेरे दिल पर चोट कर रही थी। सुबह के 1 बजे मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और वकील शर्मा जी के नाम पर रुक गई। मेरी उंगली बहुत देर तक कॉल बटन पर रुकी रही, लेकिन आखिरकार मैंने नहीं दबाया। मैं उठी और स्टडी रूम में गई। सबसे नीचे वाली दराज खोली। एक पीले रंग की फाइल थी जिसके अंदर हमारी शादी का सर्टिफिकेट, इस अपार्टमेंट के मालकिना हक के कागजात और बैंक लोन का एग्रीमेंट था। यह अपार्टमेंट 10 वर्ग फीट का था। मैंने डाउन पेमेंट के लिए 7 लाख दिए थे, जो मेरी 7 साल की नौकरी की पूरी बचत थी। अर्जुन ने 7 लाख दिए थे और बाकी का पैसा बैंक से लोन लिया था, जिसकी हर महीने 40,000 की किस्त जाती थी। पिछले 3 सालों से लगभग मैं ही वह किस्त चुका रही थी। मेरी ननद भी 2.5 साल से हमारे साथ रह रही थी। खाने पीने रहने सहने का सारा खर्च मेरे पैसों से होता था। मुझे याद आया, एक बार रिया ने मेरे महंगा मेकअप किट उठा लिया था और हंसते हुए कहा था, भाभी यह सब अब आप पर अच्छा नहीं लगता, आपकी उम्र हो गई है, यह मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। फोन फिर कांपा। अर्जुन का संदेश था, शिमला बहुत सुंदर है, तुम्हें जरूर पसंद आता। मैंने संदेश देखा और धीरे से टाइप किया, आप लौट कर आइए, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, भेज दिया। लगभग तुरंत ही उसका जवाब आया, एक हंसने वाली इमोजी। मैंने फोन नीचे रख दिया। उसी अपनी अलमारी खोली और अपना सूटकेस निकाला और अपने कपड़े पैक करने लगी। एक एक कपड़ा, एक एक चीज, बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे मैं किसी चीज का अंत कर रही थी। बाहर सुबह होने लगी थी, नया साल आ रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक पुरानी जिंदगी का अध्याय बंद हो चुका था। त्योहार की पहली सुबह मैं तब जागी, घड़ी में जब 7 बज रहे थे। पुरानी आदत के अनुसार मैंने अनजाने में ही अपना हाथ बगल में बढ़ाया, उस जगह पर जहां हमेशा अर्जुन की गर्माहट होती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ ठंडा खालीपन था। तकिया अभी भी वैसा ही दबा हुआ था जैसे कल रात था, मानो एक जानबूझकर छोड़ी गई गैर मौजूदगी का सबूत हो। मैं बहुत देर तक बैठी रही और सोचती रही कि मेरा मन इतना शांत क्यों है। अब कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, बस एक बहुत गहरी खामोशी थी, जैसे तूफान के बाद शांत हुआ पानी। मैंने बिस्तर से उतरकर पर्दे हटाए। साल के पहले दिन की हल्की रोशनी अंदर आई, ना ज्यादा चमकदार न ज्यादा गर्म, बस इतनी कि कमरे का खालीपन और भी साफ नजर आ रहा था। और शायद 3 साल में पहली बार मैंने इस घर को उसके असली रूप में देखा। यह एक घर नहीं, सिर्फ रहने की एक जगह थी, एक ऐसी जगह जिसे घर बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जहां मुझे कभी घर का सदस्य नहीं माना गया। मैं बाथरूम में गई, ठंडे पानी से मुंह धोया। ठंडक मेरे दिमाग तक चढ़ गई, लेकिन इससे मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। फिर मैंने मेकअप करना शुरू किया, हर स्टेप बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से, जैसे आज कोई बहुत जरूरी दिन हो। और सच कहूँ तो ऐसा ही था, क्योंकि आज मैं वह पुरानी औरत नहीं रहूंगी, वो जो हमेशा सब कुछ सह लेती थी, हमेशा झुक जाती थी और हमेशा सोचती थी कि अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूंगी, थोड़ा और बर्दाश्त करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कपड़े बदले, एक बेज रंग का हाई नेक स्वेटर पहना, ऊपर से ग्रे रंग का कोट और काले रंग का बूट। आईने में खुद को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में अब वह पहले वाली बात नहीं थी। अब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत साफ और मजबूत फैसला था। एक ऐसी चीज जो पिछले 3 सालों में मेरे पास कभी नहीं थी। मैं रसोई में गई, फ्रिज खोला, अंदर अभी भी उन चीजों से भरा हुआ था जो मैंने पूरे परिवार के लिए त्योहार पर खाने के लिए तैयार की थी। चिकन, कबाब, बिरयानी का सामान और वह इम्पोर्टेड फल जो रिया ने खास तौर पर मंगवाए थे। मैं कुछ देर देखती रही, फिर मैंने 2 अंडे और कुछ ब्रेड स्लाइस निकाले और अपने लिए एक सादा सा नाश्ता बनाया, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि इतने सालों में से मैं हमेशा दूसरों के लिए खाना बनाती रही, लेकिन कभी सच में अपने लिए कुछ नहीं बनाया। मैं बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी थी, वही टेबल जो मेरी सास ने चुनी थी, क्योंकि उनका कहना था कि गोल मेज पर परिवार एक साथ रहता है। मुझे उनकी यह बात अब बहुत चुभ रही थी, क्योंकि मेज कितनी भी गोल क्यों ना हो, अगर लोगों के दिल गोल ना हो तो उसे एकजुटता नहीं कहा जा सकता। फोन का काम फैमिली ग्रुप भी फिर से एक्टिव था। मेरी सास ने शिमला की एक पुरानी सड़क का वीडियो भेजा। उनकी आवाज़ में उत्साह था। यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, अपने घर जैसा नहीं, ठंडा है पर ताजगी भरा। मेरे ससुर ने भी कुछ तारीफें छोड़ दी। रिया ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कैप्शन था, परिवार के साथ होना ही सबसे बड़ी खुशी है। और अर्जुन, वो बस कभी कभी हम या एक इमोजी भेज देता था। सब बहुत खुश थे, बहुत मुकम्मल, जैसे उस तथाकथित परिवार में मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैंने सब कुछ पढ़ा और ग्रुप की नोटिफिकेशन बंद कर दी। इसलिए नहीं कि मैं नाराज थी, बल्कि इसलिए कि मैं अब उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहती थी जो मेरी थी ही नहीं। तभी मेरी माँ का वीडियो कॉल आया।
मैंने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे के भाव ठीक किए और फिर कॉल उठाई। त्योहार का पहला दिन है, मेरी बेटी ने कुछ खाया या नहीं? माँ की आवाज़ हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरी थी। पीछे वही जाना पहचाना घर था जहाँ मैं बड़ी हुई थी। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया। आपने और पापा ने खाया? मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की। खा लिया। तुम्हारे पापा तो इस बार भी बिरयानी में ज़्यादा मसाले डालने के लिए जिद कर रहे थे, उसका स्वाद ही खराब कर दिया। माँ हंसी, फिर अचानक चुप हो गई और मुझे स्किन पर ध्यान से देखने लगी। तुम इतनी दुबली क्यों लग रही हो? चेहरा भी उतरा हुआ है। अर्जुन कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे बात करनी है। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर बहुत स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, वो कुछ सामान लेने बाहर गए हैं। माँ, त्योहार के दिन क्या सामान लेने गया है? माँ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछती, मेरे पापा बीच में आ गए। प्रिया बेटा, अर्जुन तुम्हारे साथ ठीक से तो रहता है ना? पापा की आवाज़ गंभीर थी और उनकी आंखों में कुछ और ही नहीं था। जी पापा, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद को जवाब देते हुए सुना। मेरी आवाज़ इतनी सधी हुई और चिकनी थी कि मुझे खुद पर ही अजीबपन महसूस हुआ। अगर कोई भी बात हो तो बताना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, पापा ने धीरे से कहा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए। हमने कुछ और बातें की, फिर मैंने दोपहर का खाना बनाने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। लेकिन जैसे ही स्किन काली हुई, मैं दीवार से टिक कर खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली और एक गहरी थकान मुझ पर हावी हो गई। यह शारीरिक नहीं थी, यह इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से अभिनय कर रही थी, इतना लंबा कि अब बिना दर्शकों के भी मैं तुरंत रुक नहीं पा रही थी। ठीक 1 बजे मैंने कपड़े बदले, अपना हैंडबैग उठाया और घर से निकल गई। त्योहार के दिन मुंबई की सड़कें भीड़ भरी तो थी, लेकिन उनमें रोजमर्रा वाली भागदौड़ नहीं थी। सब कुछ धीमा हो गया था, बिल्कुल मेरी तरह। मैं बिना किसी मकसद के चल रही थी, लेकिन मुझे यह बहुत साफ पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं एक जाने पहचाने कैफे में गई, एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की और खिड़की के पास बैठकर आते जाते लोगों को देखने लगी। फिर मैंने अपना फ़ोन खोला और पिछले 3 सालों के हर संदेश, हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर बिल, हर उस रकम को फिर से देखा जो मैंने इस परिवार पर खर्च किया था। सब कुछ साफ था, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। मुझे वह 7 लाख याद आए जो मैंने इस घर में लगाए थे। वह महीने याद आए जब मुझे खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी ताकि कर्ज भी चुकाया जा सके और पूरे घर का खर्च भी चल सके। मुझे मेरी सास की बातें याद आई, बहू को तो त्याग करना ही पड़ता है। मुझे अर्जुन की बातें याद आई, वह मेरी माँ है, तुम थोड़ा सब्र कर लो। और मुझे अचानक समझ आया, ऐसा नहीं था कि मैं काफ़ी अच्छी नहीं थी, बल्कि मैंने खुद को गलत जगह पर रख दिया था। फोन काँपा, अर्जुन का संदेश था, घर पर सब ठीक है। मैंने उस संदेश को बहुत देर तक देखा और फिर जवाब दिया, ठीक है। घर बहुत शांत है, उसमें लगभग तुरंत जवाब दिया, तुम नाराज हो क्या? मैं एक ऐसी मुस्कान हंसी जो कोई देख नहीं सकता था। नहीं, तुम मजे करो, पापा मम्मी की बहुत सारी तस्वीरें लेना। थोड़ी देर बाद उसने एक और संदेश भेजा, वापस आकर मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ चीज़ों की भरपाई नहीं हो सकती और ना ही वे सब इसके लायक थी। मैंने अपनी कॉफ़ी खत्म की, कड़वाहट मेरे मुंह में घुल गई, लेकिन यह तकलीफ देह नहीं थी बल्कि बहुत सच्ची थी, बिल्कुल मेरे उस वक्त की भावनाओं की तरह। मैंने फ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और वकील शर्मा जी का नंबर फिर से खोजा। इस बार मैं रुकी नहीं, मैंने कॉल का बटन दबा दिया। 3 बार घंटी बजने के बाद किसी ने उठाया। हेलो, शर्मा लॉ ऑफिस। नमस्ते, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैंने पहले तलाक के मामले में आपसे बात की थी, मैंने हैरान कर देने वाली शांत आवाज़ में कहा। ओ प्रिया जी, मुझे याद है। क्या आपने फैसला कर लिया है? मैंने खिड़की से बाहर देखा जहाँ हल्की धूप फुटपाथ पर पड़ रही थी और फिर बहुत साफ साफ जवाब दिया, हाँ, मैं आपसे जल्द से जल्द मिलकर प्रक्रिया शुरू करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छाई, फिर आवाज़ आई, त्योहार के बाद मैं ऑफिस आऊँगा, आप 5 तारीख को दोपहर 2 बजे आ सकती है। मैं सारे कागजात तैयार रखूँगा। मैंने फ़ोन काट दिया। कुछ देर और बैठी रही, फिर उठ गई। कैफे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, लेकिन इस बार मुझे ठंड नहीं लगी क्योंकि मेरे दिल में एक फैसला हो चुका था, साफ, मजबूत और जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस रात जब मैं घर लौटी, मैंने अलमारी खोली, अपना सूटकेस निकाला और कपड़े पैक करना जारी रखा। इस बार ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा सफाई से, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अफसोस के, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक परिवार नहीं खो रही थी बल्कि एक ऐसी जगह छोड़ रही थी जो कभी मेरा परिवार थी ही नहीं। और इस पल मुझे अचानक लगा कि शायद वह सरप्राइज जिसके बारे में मैंने अर्जुन को बताया था, वह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी था। त्योहार की दूसरी सुबह मैं तब जागी जब बाहर अभी भी धुंध छाई हुई थी।
सामने वाले अपार्टमेंट में ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही थी और हर आवाज़ इतनी सूखी और कठोर थी जैसे कोई उसी शांति की परत को तोड़ रहा हो जिसे मैंने पिछले 3 सालों में बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार परेशान होने के बजाय मैंने खुद को अजीब तरह से सचेत पाया, जैसे बाहर का कोई भी शोर अब मेरे अंदर की शांति को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में सब कुछ साफ हो चुका था। एक नई व्यवस्था में व्यवस्थित हो चुका था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मैं अब आखिरी पायदान पर नहीं खड़ी थी। मैंने स्पोर्ट्स वियर पहने और बाल बांधे और घर से निकल गई जब घड़ी में सिर्फ 6 बजे थे। सुबह की हवा ठंडी और साफ थी। हवा छोटी छोटी गलियों से गुजर रही थी और अपने साथ अगरबत्ती के धुएं और त्योहार की मिठाइयों की खुशबू ला रही थी जो पिछले रात से बची हुई थी। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अभी भी काफी सुनसान था। बस कुछ बुजुर्ग लोग टहल रहे थे, कुछ नए बच्चे कपड़ों में दौड़ रहे थे और कहीं कहीं से त्योहार की शुभकामनाओं की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन इस सब चीज़ों ने पहली बार मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं पीछे छूट गई हूँ। मैंने दौड़ना शुरू किया, एक एक कदम बराबर। शुरुआत में मेरी सांसें भारी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ती गई मैं हल्का महसूस करने लगी, जैसे हर कदम के साथ एक अपने अतीत था और थोड़ा बोझ, थोड़ी सी तकलीफें, थोड़ी सी सहनशीलता और वह बातें जो मैं खुद से कहती थी, कोई बात नहीं, जाने दो, थोड़ा और सह लो, सब कुछ पीछे छोड़ रही थी। और जब मैं लगभग 5 किलोमीटर दौड़ चुकी तो मैं एक सुविधा स्टोर के सामने रुकी, पानी की एक बोतल खरीदी और दरवाजे पर खड़े होकर एक लंबा घूंट पिया। ठंडा पानी मेरे गले से नीचे उतरा और मुझे लगा कि सच में मैं जी रही हूँ। फोन का अर्जुन था। मैंने कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर फोन उठाया। उठ गई। उसकी आवाज़ खुश लग रही थी और पीछे हवा और लोगों के बात करने का शोर था। हाँ, मैंने सामान्य आवाज़ में जवाब दिया, मैं अभी अभी दौड़ कर आई हूँ। इतनी ठंड में क्यों दौड़ रही हो? घर पर आराम करो, सेहत ठीक रहेगी, उसने कहा और मेरा जवाब का इंतजार किए बिना जारी रखा। हम लोग अभी डलहौजी में है, बहुत सुंदर है, पानी एकदम साफ है और हवा बहुत अच्छी है। माँ कह रही थी कि अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हें बहुत पसंद आता। मैं कुछ पल चुप रही, फिर जवाब दिया, तुम लोग मजे करो, यही काफ़ी है। वो हल्का सा हंसा, फिर बोला। उसकी आवाज़ में कुछ शांत करने की कोशिश थी। इस बार मैं तुम्हें साथ नहीं लाया, यह मेरी गलती है। अगली बार मैं तुम्हें अकेले लेकर जाऊंगा, सिर्फ हम दोनों, तुम जहाँ चाहोगी वहीं चलेंगे। मैंने वह अगली बार शब्द सुना और मुझे यह बहुत जाना पहचाना लगा, इतना कि अब मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले 3 सालों में मैंने यह बहुत बार सुना था, अगली बार कल देखेंगे, मैं एक इंतजाम करता हूँ। लेकिन वह अगली बार कभी आया ही नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, ना विरोध ना किया, ना सहमति दी। उसे मेरी आवाज़ में कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ, नाराज हो? नहीं, मैंने बहुत धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं माँ के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा लूँ, बाद में बात करता हूँ, उसने जल्दी से कहा और फ़ोन काट दिया। मैं वहाँ कुछ देर और खड़ी रही, आते जाते लोगों को देखती रही, फिर फ़ोन अपनी जेब में रखा और घर लौट आई। जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे चेरी का डिब्बा दिखा जो अर्जुन ने खरीदा था, वह फल जो रिया को बहुत पसंद था। मैं तो बस इसलिए खाती थी क्योंकि यह महंगा था और त्योहार के मौके पर खरीदने लायक था। मैंने कुछ चेरी निकाली, उन्हें धोया और एक टुकड़ा खाया। मुंह में मिठास तो फैली, लेकिन जीभ पर थोड़ी कड़वाहट भी थी और मुझे अचानक एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें दिखने में बहुत सुंदर और कई कीमती होती है, लेकिन वे आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। मैंने कुछ चेरी खाई, फ्रिज बंद किया और स्टडी रूम में चली गई। कल वाली फाइल निकाली, मेज पर बैठी और एक एक पन्ना पलटने लगी, हर दस्तावेज को फिर से जांचने लगी। प्रॉपर्टी के कागजात से लेकर लोन एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट तक हर रकम साफ साफ दिख रहा था, बिना किसी भावना के, बिना किसी बहस के। लेकिन यह उस प्रक्रिया का सबूत था जिसमें मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मैंने अपना लैपटॉप खोला, अपने बैंक खाते में लॉगिन किया और पिछले 3 सालों के सभी लेन देन डाउनलोड किए। पैसे के आने जाने की हर लाइन, लोन की किस्तें, खर्च, सब कुछ एक ठंडी वित्तीय डायरी की तरह सामने आ गया। और जब मैंने सब कुछ जोड़ा तो मुझे एक बात साफ साफ दिखाई दी, जिसे मैं हमेशा नज़रअंदाज करती रही थी, कि मैं उस घर में सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वह इंसान थी जो पैसे और जीवन दोनों की ज़्यादातर जिम्मेदारियां उठा रही थी। उसी वक्त फ़ोन फिर से कांपा। क्रेडिट कार्ड से एक नोटिफिकेशन आया था, 6,500 का एक नया खर्च भुगतान शिमला टूर एंड ट्रेवल्स को किया गया था। लेन देन की तारीख त्योहार से 4 दिन पहले की थी। मैंने उस रकम को बहुत देर तक देखा और फिर पुराने पैगामात दोबारा खोले। मुझे उन अच्छी तरह याद थी कि जब मैंने अर्जुन से पूछा था आज रात खाने में किया बना, उन्होंने जवाब दिया था कि मशरूम, और गिरफ्त नहीं था। उनका पता चला उस दिन वह व्यस्त नहीं था, वह यात्रा की योजना बना रहा था।
एक ऐसी यात्रा जिसमें मैं शामिल नहीं थी। मैंने स्क्रीन बंद की, कुर्सी पर पीछे टिक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए नहीं कि मुझे दर्द हो रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरी बार यह पक्का कर रही थी कि मेरा फैसला सही है, कि मैं जो करने जा रही हूँ वह किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं, बल्कि बहुत सारी जमा हुई तकलीफों का परिणाम है। दोपहर में मैंने बस कुछ मिठाइयाँ खाई और फिर से सफाई में लग गई। इस बार अलमारी की। मैंने अपने एक एक कपड़े को निकाला, तय किया और सूटकेस में रखने लगी। कपड़ों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी, क्योंकि अलमारी का ज्यादातर हिस्सा अर्जुन, मेरी सास और रिया के कपड़ों से भरा हुआ था। और मुझे अचानक एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, बल्कि इस घर में मेरा अपना स्थान भी धीरे धीरे सिकुड़ता गया था। इतना कि मेरे लिए खड़े होने की भी जगह नहीं बची थी। सफाई करते हुए मुझे एक छोटा सा डिब्बा मिला जिसके अंदर एक हार था, मेरे 30वें जन्मदिन का तोहफा जो अर्जुन ने दिया था। उस दिन उसने कहा था कि मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। मैंने यकीनन किया था। मैं बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन अब जब मैंने वह हार अपने हाथ में लिया तो मुझे याद आया कि उसका बिल मेरी सास के पास था। मुझे उनकी बात याद आई, यह बहुत महंगी चीज़ है, इधर उधर पहन कर मत घूमना, खो जाएगा। और मुझे अचानक होश आ गई, क्योंकि मेरे पति का दिया तोहफा भी कभी सच में मेरा नहीं था। मैंने उस हार को एक तरफ रख दिया, ना साथ ले गई ना फेंका, बस वहीं छोड़ दिया, जैसे मैं अपने अतीत का एक हिस्सा यहाँ छोड़ने वाली थी। उस शाम मैंने एक रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन किया। मुझे अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा 1 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए जिसमें मैं जल्दी शिफ्ट हो सकूं। मैंने कहा। दूसरी तरफ एक नौजवान लड़के की बहुत उत्साही आवाज़ थी। जी मैडम, आप चिंता ना करें, मेरे पास कुछ अच्छे विकल्प है, मैं आपको कल शाम को दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फ़ोन काटने के बाद मैंने एक बार फिर घर को चारों ओर देखा। वही दीवारें थी, वही सामान था, लेकिन एहसास पूरी तरह से अलग था। अब यह लौटने की जगह नहीं थी, बल्कि छोड़ने की जगह थी। शाम को मैं सोफे पर अकेली बैठी संगीत सुन रही थी, बस खामोशी थी। फिर मैंने अपना फोन खोला और अर्जुन और उसके परिवार के संदेशों को फिर से पढ़ने लगी, एक एक शब्द। और पहली बार मैंने उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह पढ़ा, बिना कोई मतलब निकाले, बिना समझे की कोशिश किए, बिना स्वीकार करने की जिद किए। मैंने अर्जुन के साथ चैट खोली, एक लाइन लिखी, फिर मिटा दी, फिर से लिखी। आखिरकार मैंने सिर्फ लिखा, तुम कब वापस आ रहे हो। उसने 10 मिनट बाद जवाब दिया, अभी 5 दिन और लगेंगे। क्या हुआ, मेरी याद आ रही है। मैंने उसे संदेश को देखा, फिर फोन नीचे रख दिया बिना जवाब दिए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब की जरूरत नहीं होती। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी, खिड़की के बाहर हवा के चलने की आवाज़ सुन रही थी। और बहुत समय बाद मैं यह नहीं सोच रही थी कि एक शादी को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि यह सोच रही थी कि इसे छोड़ने के बाद मैं कैसे जीऊंगी। और मुझे एहसास हुआ, इंसान को सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ के ख़त्म होने का नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चीज़ को जारी रखने का होता है जिसका कोई मतलब ही ना रह गया हो। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस छोड़ी और मेरे दिमाग में बस एक ही विचार साफ था, मैं अंत तक पहुंच चुकी हूँ। त्योहार की तीसरी सुबह मैं हर दिन से जल्दी उठ गई, अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरे मन में करने वाले कामों की एक सूची बहुत साफ थी, इतनी साफ कि मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बस बिस्तर से उठी और काम में लग गई, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। और शायद ऐसा ही था, क्योंकि जब कोई इंसान छोड़ने का फैसला कर लेता है तो उसके बाद का हर काम अपने आप सही लगने लगता है। कोई दुविधा नहीं रहती, कोई यह सवाल नहीं पूछता कि क्या मुझे यह करना चाहिए। मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा अंदर आई, मेरी सांस के लगाए गेंदे के पौधे मुरझाने लगे थे, मिट्टी सूखी और सफ़ेद हो गई थी और पत्तियां मुड़ गई थी। उन्हें देखकर मुझे अचानक लगा कि वे बिल्कुल मेरे जैसे ही है। पिछले 3 सालों से एक ऐसी जगह पर टिके रहने की कोशिश कर रहे थे जहाँ ना पानी है ना रोशनी, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, बस यह सोचकर कि शायद कल सब कुछ बदल जाएगा। और अब जब मैं यहाँ खड़ी होकर एक एक पौधे में पानी डाल रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ देखभाल करने से पौधा जिंदा नहीं रहता, ठीक वैसे ही जैसे सिर्फ कोशिश करने से शादी खुशहाल नहीं हो जाती। मैं अंदर आई, अपने लिए कॉफी बनाई, बिना चीनी बिना दूध। कड़वा स्वाद मेरे गले से नीचे उतरा, लेकिन इसने मुझे पहले से ज़्यादा सचेत कर दिया। फिर से मेज पर बैठी अपना फ़ोन खोला, आज रियल एस्टेट एजेंट के साथ अपनी मुलाकात का समय देखा और उसके बाद कल वकील के साथ सब कुछ बहुत करीने से तय था, जैसे मैं किसी लंबी यात्रा की तैयारी कर रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस यात्रा में वापसी नहीं थी। सुबह 9 बजे आसपास मेरा फ़ोन बजा, मेरी सास का कॉल था। मैंने कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर फ़ोन उठाया। रिया, क्या कर रही हो? उनकी आवाज़ हमेशा की तरह थी, कोई बदलाव नहीं। जी मैं घर पर हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है। पौधे में पानी डाला, बालकनी वाले, उन्हें मरने मत देना।
माँ को बहुत पसंद है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा, जी मैंने अभी अभी पानी दिया है। मैंने जवाब दिया, ठीक है तो अच्छा है। और सुनो, फ्रिज में जो चिकन मेरे खरीदे थे उसका पका कर खा लेना, आलस मत करना। उन्होंने आगे कहा, जी मैंने कहा। उन्होंने यह नहीं पूछा तुम नहीं कहीं घूमने नहीं गई। उन्होंने यह नहीं पूछा घर पर अकेली बोर तो नहीं हो रही। मेरे लिए कोई चिंता नहीं थी। सारी बातें घर के काम और उनकी चीजों के इर्द गिर्द थी। जैसे मैं हमेशा से उसी जगह पर थी, एक ऐसी औरत जिसका वजूद सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। चलो मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। मैंने फोन नीचे रखा, अपनी आधी ठंडी हो चुकी कॉफी को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। खरोशी से नहीं बल्कि एक ऐसी थी मुस्कान जो सब कुछ समझ चुकी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कितना भी समय बिता ले, उनके लिए कितना भी कुछ कर ले, उनकी नज़रों में आप हमेशा बाहरी ही रहते हैं। और अगर आप बाहरी है तो जाने में कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। ठीक 10 बजे मैं नीचे लॉबी में गई। विकास नाम के एजेंट से मिली जो 20 साल का एक नौजवान लड़का था। कपड़े तो सलीके से पहने थे लेकिन चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी। मुझे देखते ही वह मुस्कुराया। प्रिया जी आप ही है ना? मैं विकास हूँ, कल हमारी फ़ोन पर बात हुई थी। उसने कहा, हाँ चलो घर देखे। मैंने जवाब दिया। पहला अपार्टमेंट एक छोटे से स्टेशन के पास था। लगभग 450 वर्ग फुट का नया फर्नीचर, साफ सुथरा, लेकिन खिड़की से सीधे सामने वाली इमारत की दीवार दिख रही थी। रोशनी कम थी और थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। मैं कमरे में कुछ देर खड़ी रही और फिर से हिला दिया। यह ठीक नहीं है, मैंने कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है, विकास ने तेजी से जवाब दिया। दूसरा अपार्टमेंट एक पुरानी सोसाइटी में था। दीवारें पीली पड़ चुकी थी, सीढ़ियाँ थोड़ी अंधेरी थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो लिविंग रूम में धूप भर आई जो बहुत आरामदायक लग रही थी। घर नया नहीं था लेकिन उसमें एक अपनापन था, एक ऐसी जगह जहाँ जिया जा सकता था, सिर्फ रहा नहीं। इस घर की मालकिन एक रिटायर्ड आंटी है। वह लंबे समय के लिए किराए पर देना चाहती है और किराया भी वाजिब है, विकास ने कहा। मैंने एक चक्कर लगाया, हर कोने को देखा, फिर बालकनी में गई। नीचे गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बुजुर्ग महिला सब्जी साफ कर रही थी। एक आदमी अपनी बाइक निकाल रहा था। सब कुछ बहुत सामान्य था लेकिन मुझे इससे सुकून मिला। क्या हम अभी एग्रीमेंट कर सकते हैं? मैंने पूछा। विकास थोड़ा हैरान हुआ। जी बिल्कुल, आपने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। मुझे जल्दी शिफ्ट होना है, मैंने कहा। जी मैं अभी मालकिन को फ़ोन करता हूँ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। लगभग 1 घंटे बाद सब कुछ हो गया। मैंने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, डिपॉजिट के पैसे ट्रांसफ़र किए और चाबियां ले ली। उस छोटी सी चाबी को हाथ में लेकर मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ क्योंकि 3 साल में पहली बार मेरे पास एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ मेरी थी, जिसे किसी के साथ बांटना नहीं था, जिसके लिए झुकना नहीं था, जिसके लिए सफाई नहीं देनी थी। वापस आते समय मेरा फ़ोन बजा। रिया का वीडियो कॉल था। मैंने कुछ पल सोचा और फिर उठा लिया। स्क्रीन पर रिया का मेकअप किया हुआ चेहरा दिखा। पीछे एक पब था, तेज रोशनी, बैंगनी रंग की लाइटें और शोर। प्रिया भाभी देखिए हम कहाँ हैं, रिया ने जोर से कहा और फिर कैमरा अर्जुन और मेरी सास की तरफ घुमाया जो हंस बोल रहे थे। देखा आपने, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। माँ तो पहली बार पब में आई है, रिया हंसी। मेरी सास ने कैमरे में देखकर कहा, प्रिया देखो यहाँ लोग कितने खुश हैं, घर पर तो बहुत बोरियत होती है। मैंने सिर हिलाया। हाँ आप लोग मजे कीजिए, यही अच्छा है। अरे हाँ आपको पता है यह बैग जो मैंने पहना है यह अर्जुन भैया ने मेरे लिए खरीदा है। यहाँ यह देश के कई हजार सस्ता मिला। रिया ने अपनी बैग दिखाते हुए कहा। अर्जुन थोड़ा झेपके हुए हंसा। हाँ बस इसके लिए ही ले लिया। मैंने देखा और कहा, हाँ सुंदर है। आपने कुछ कहा नहीं या फिर आपको पैसों का अफसोस हो रहा है? रिया ने मजाक में कहा। मैं एक पल चुप रही, फिर जवाब दिया, पैसे उसके हैं, तुम्हें पसंद आया तो खरीद लिया। रिया थोड़ी रुक गई, फिर बनावटी हंसी हंसी। चलो हम लोग और मजे करते हैं, आप घर पर बोर मत होना। कॉल कट गई। मैं सड़क के बीच में खड़ी फोन को देखती रही, फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। कोई खास एहसास नहीं हुआ, ना जलन ना गुस्सा, बस एक आखिरी पुष्टि की कि मैं अब उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं थी। शाम को मैं घर लौटी और सफाई करने लगी। इस बार रहने के लिए नहीं बल्कि जाने के लिए। मैंने कार्डबोर्ड के डिब्बे लिए और एक एक चीज को अलग करने की लगी। जो मेरा था उसे रख लिया, जो अर्जुन का था उसे अलग कर दिया और जो साझा था उस पर नोट लगा दिया। सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं खुद को इस बार शादी के लिए अलग कर रही थी। सफाई करते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली। पहले पन्ने पर शादी के बाद यहाँ आने की तारीख मिली थी। आज से मेरा एक परिवार है। मैंने एक एक पन्ना पढ़ा। शुरुआत में शब्द उम्मीदों से भरे थे, फिर धीरे धीरे थकान, निराशा और फिर खामोशी में बदल गए और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं सही जिंदगी जी रही हूँ? मैंने डायरी बंद की और उस डिब्बे में रख दिया।
फेंका नहीं क्योंकि यह मेरा एक हिस्सा था, लेकिन उसे हाथ में ही नहीं रखा क्योंकि मैं अपने साथ अतीत को लेकर नहीं चलना चाहती थी। उस रात अर्जुन ने संदेश भेजा, कल हम कुछ और जगह घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। मैंने जवाब दिया, ठीक है। उसने फिर लिखा, वापस आकर मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। मैंने संदेश देखा और स्क्रीन बंद कर दी। कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी मुझे तोहफे की नहीं, इज्जत की जरूरत थी और वह उससे मुझे कभी नहीं दी। त्योहार के चौथे दिन जब ऊंची इमारतों पर धूप की फीकी पड़ने लगी, मैं उस लगभग खाली हो चुकी लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। मेरे चारों ओर कार्डबोर्ड के डिब्बे करीने से रखे थे। हर डिब्बे पर मेरी ही लिखावट में ध्यान से लेबल लगाया गया था, इतना व्यवस्थित जैसे मैं 3 साल की उथल पुथल के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संवार रही थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि छोड़कर जाना उतना भी अस्त व्यस्त नहीं होता जितना मैंने सोचा था, बल्कि यह बहुत शांत और व्यवस्थित हो सकता है अगर इंसान ने अपने मन में बहुत पहले ही फैसला कर लिया हो। मैं उठी और घर का एक चक्कर लगाया, पहली बार सफाई करने के लिए नहीं, ना ही कुछ खोजने के लिए, बल्कि सिर्फ हर उस कोने को, हर उस जानी पहचानी जगह को फिर से देखने के लिए जहाँ मैंने कभी डाइनिंग टेबल रखी थी, जहाँ मैंने पर्दे टांगे थे, जहाँ मैंने दीवारों का रंग चुना था और जहाँ मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारूंगी। लेकिन अब सब कुछ अजनबी लग रहा था, जैसे एक ऐसी जगह जहाँ मैं बहुत समय तक रुकी लेकिन जो कभी सच में मेरी नहीं थी। फोन बजा, एक अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया। प्रिया जी, आप ही है ना? मैं मूविंग सर्विस से बोल रही हूँ। आपने कल सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। मैं बस कंफर्म करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। एक जवान लड़की की साफ आवाज़ आई। हाँ सही है, कल सुबह 9 बजे, मैंने जवाब दिया। जी आप अपना सामान तैयार रखिएगा, हम लोग ऊपर आकर ले जाएंगे। लड़की ने कहा, जी मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने एक बार फिर घर को देखा। जो कुछ भी मेरा था वह लगभग पैक हो चुका था। सिर्फ अर्जुन, मेरी सांस और रिया का सामान अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा था जैसे वे अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हो। और मुझे अचानक हंसी आई क्योंकि पिछले 3 सालों से हमेशा मैं ही उनके लिए सब कुछ साफ करती थी, संभालती थी और व्यवस्थित करती थी, लेकिन जाते समय मैं सिर्फ अपना हिस्सा ले जा रही थी, ना कम या ज्यादा। उधार नहीं। शाम को मैं बाहर एक सादा सा खाना खाने गई। एक गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान में मेरे चारों ओर त्योहार की शुभकामनाएं देकर लौट रहे परिवारों की बातचीत का शोर था। बच्चे हंस रहे थे, बड़े लोग बातें कर रहे थे, सब कुछ बहुत सामान्य था। और उस माहौल में मुझे एहसास हुआ कि खुलूसी वास्तव में दूर की यात्राओं या महंगे खाने में नहीं होती, बल्कि बस उन लोगों के साथ रहकर बैठकर खाना में जो आपको अपना हिस्सा मानते हैं। एक ऐसी चीज जो मुझे पिछले 3 सालों में नहीं मिली थी। मैंने खाना खाया, पैसे दिए और घर की ओर पैदल चलने लगी। जानी पहचानी सड़क आज अलग महसूस हो रही थी। यह अब मुझे मेरे ससुराल नहीं ले जा रही थी, बल्कि मुझे जिंदगी के एक पुराने अध्याय से गुजार रही थी और हर कदम में साफ महसूस कर रही थी। मैं आगे बढ़ रही थी, पीछे मुड़ने के लिए नहीं। जब मैं घर पहुंची, मैंने नहाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गई। फिर अपना फोन खोला। फैमिली ग्रुप में अभी भी बहुत हलचल थी। रिया ने एक शानदार डिनर की तस्वीरें पोस्ट की थी। मेरी सास तारीफ कर रही थी कि यह घर के खाने से बेहतर है। अर्जुन कभी कभी कुछ कह देता था। सब खुश थे, सब पूरे थे। बस एक इंसान की कमी थी और ऐसा लग रहा था कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैंने पढ़ना बंद कर दिया, नोटिफिकेशन बंद की और अर्जुन के साथ चैट खोली। मैंने टाइप किया, कल वापस आ रहे हो? उसने बहुत जल्दी जवाब दिया, हाँ कल शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। कुछ अच्छा बनाना, माँ तुम्हारे हाथ का बना शाही पनीर याद कर रही थी। मैंने उसे संदेश को देखा और मेरे दिल में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक बहुत साफ और मजबूत ठंडक थी। जैसे जब कोई इंसान बहुत देर तक ठंडे पानी को छूता है तो उसे ठंड महसूस होना बंद हो जाता है। मैंने जवाब दिया, ठीक है मैं तैयारी करूंगी। उसने एक हंसने वाला इमोजी और एक संदेश भेजा, मेरी पत्नी ही सबसे अच्छी है। मैंने फोन नीचे रख दिया और कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि उस बात का कोई मतलब नहीं था। उस रात में बहुत गहरी नींद सोई, कोई सपना नहीं देखा, कोई बेचैनी नहीं हुई। जैसे मेरे शरीर को पता था कि कल एक जरूरी दिन है और उससे इसे गुजरने के लिए पूरी ताकत चाहिए। त्योहार की 5वीं सुबह मैं तब जागी जब आसमान अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। पर्दे के बीच से नीली नीली रोशनी अंदर आ रही थी और करीने से रखे डिब्बों पर पड़ रही थी। मैं उठी, चारों ओर देखा, एक जाना पहचाना और अजनबी सा एहसास हुआ। फिर उठी, रसोई में गई, एक गिलास गर्म पानी बनाया और उसे धीरे धीरे पीने लगी, जैसे खुद को शांत करने का एक तरीका हो। ठीक 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। वर्दी पहने 2 नौजवान आदमी अंदर आए। प्रिया जी आप ही है ना? हम मूविंग सर्विस से है। एक ने कहा, एक हाँ अंदर आओ। मैंने जवाब दिया। उन्होंने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया।
एक एक डिब्बा नीचे ले आया गया। फर्नीचर का एक एक टुकड़ा खोला गया और ले जाया गया। घर धीरे धीरे खाली होने लगा। हर बार जब कोई चीज घर से बाहर जाती मुझे थोड़ा और हल्का महसूस होता। खोने की वजह से नहीं बल्कि बोझ उतारने की वजह से। दोपहर तक घर लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। सिर्फ वह चीजें बची थी जो मेरी नहीं थी। एक आदमी ने पूछा, मैडम यह टीवी भी ले जाना है? मैंने लिविंग रूम में रखे बड़े टीवी को देखा। मुझे याद आया कि जब अर्जुन ने इसे खरीदने की जिद की थी, यह कहते हुए कि फिल्में देखने में मजा आएगा, लेकिन ज्यादातर समय इस पर सिर्फ वो सीरियल चलते थे जो मेरी सास को पसंद थे। नहीं, उसे यहीं छोड़ दो। मैंने कहा, जी। उस आदमी ने सिर हिलाया। मैंने आखिरी बार सब कुछ जांचने के लिए एक चक्कर लगाया। बेडरूम, रसोई, बाथरूम सब कुछ साफ और खाली था। मेरा कोई निशान नहीं बचा था, जैसे मैं यहाँ कभी रही नहीं थी। और उस पल मुझे समझ आया कि एक इंसान किसी जगह को बिना कोई निशान छोड़े छोड़ सकता है, अगर शुरुआत से ही उस जगह ने उसे सच में रोका ही ना हो। मैंने दरवाजा बंद किया। एक क्लिक की आवाज़ आई, एक बहुत छोटी सी आवाज़, लेकिन यह जिंदगी के एक अध्याय को बंद करने जैसी थी। मेरा नया घर एक पुरानी सोसाइटी में था। सीढ़ियाँ थोड़ी अंधेरी थी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो रोशनी भर गई। मैंने अपने डिब्बे नीचे रखे और फिर से सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। बिस्तर, खिड़की के पास स्टडी टेबल, दीवार के सहारे किताबें, शेल्फ पर एक एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही थी। और जब कमरा एक घर जैसा दिखने लगा तब जाकर मुझे सच में सांस आई। दोपहर में मैंने वकील शर्मा जी को फोन करके अपनी मुलाकात की पुष्टि की। दोपहर 2 बजे आप आ जाइएगा, उन्होंने कहा। जी, मैंने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं, मैंने जवाब दिया। मैंने फोन काटा, घड़ी देखी, अभी कुछ घंटे बाकी थे और मैं जानती थी कि यह मुलाकात सब कुछ आधिकारिक रूप से खत्म करने का आखिरी कदम होगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना था, एक ऐसा काम जिसकी तैयारी मैंने पिछली रात से ही कर ली थी। मैं उठी, अपना कोट पहना, चाबी उठाई और एक नए कमरे से निकलकर पुराने घर की ओर चली गई। वह घर जहां आज रात वे लौटने वाले थे, वह घर जिसके मैंने कभी अपना घर कहा था और जहां मैं वह सरप्राइज छोड़ने वाली थी जिसके बारे में मैंने कहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो खाली कमरे में मेरे कदमों की आवाज़ गूंजी। मैंने बत्तियां जलाई। पीली रोशनी साफ फर्श पर चमक रही थी। मैं सीधे रसोई में गई, फ्रिज खोला, पहले से तैयार की हुई सामग्री निकाली और खाना बनाना शुरू कर दिया। पनीर को तला गया, दाल को पकाया गया, सब्जियों को धोया गया। मैं हर काम बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से कर रही थी, जैसे मैं पिछले 3 सालों से उसके लिए करती आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं जानती थी कि यह आखिरी बार है। खाने की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई, गर्म, जानी पहचानी, लेकिन इसमें कुछ बहुत अलग था, क्योंकि इस बार मैं इंतजार की भावना से नहीं बल्कि एक अंत की भावना से खाना बना रही थी। उस रात रसोई की बत्ती बहुत देर तक जलती रही, इतनी देर तक कि मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं वहाँ कितने घंटे खड़ी रही। बस इतना पता था कि हर हरकत इतनी जानी पहचानी थी कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। मेरे हाथ अपने आप धो रहे थे, काट रहे थे, मसाले मिला रहे थे, चख रहे थे, जैसे पिछले 3 सालों से होता आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हर हरकत में एक चेतना थी, एक ठहराव था, एक साफ मतलब था। अब यह दूसरों की सेवा करने की आदत नहीं बल्कि एक अध्याय को बंद करने की रस्म थी। पतीले में पानी उबल रहा था। मैंने पनीर डाला। गर्म पानी से मिलते ही उसकी खुशबू उठी, बहुत जाने पहचानी, बहुत करीबी। मुझे याद आया कितनी बार मेरी सास मेरे पीछे खड़ी होकर देखती थी और फिर टोकती थी, ऐसे नहीं बनाते, इसमें यह डालो, वह कम करो। और अर्जुन, वह तो कभी रसोई में आता ही नहीं था, बस खाने के वक्त कहता था, आज नमक ज्यादा है, यह आज फीका है। यह हल्की फुल्की बातें थी, लेकिन वे जमा होकर एक भारी बोझ बन गई थी जिसे मैं पिछले 3 सालों से ढो रही थी। मैंने पतीले का ढक्कन खोला, पनीर निकाला और फिर उसे प्याज, लहसुन, अदरक के साथ भूनने लगी। फिर मसाले, नमक और थोड़ी मिर्च डाली। हर मसाला बहुत सटीक मात्रा में डाला गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इस शादी में मैंने कोई एक चीज अच्छी थी तो वह खाना बनाना था। बस अफसोस कि उन्होंने कभी इसकी कदर नहीं की। बिरयानी भी तैयार की गई। मैंने चावल और मसालों को परत दर परत सजाया, फिर उसे दम पर रख दिया। भाप ऊपर से उठी और रसोई का शीशा धुंधला हो गया, जैसे वह साल जो मैंने जिए थे हमेशा धुंधले या साफ नहीं देख पाती थी कि क्या सही है, क्या गलत, कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ से चले जाना चाहिए। सब्जी, दाल, एक एक करके सब कुछ तैयार हो गया। रसोई खाने की खुशबू से भर गई, गरम जानी पहचानी। अगर यह पहले होता तो शायद मैं खुश होती, उनके आने का इंतजार करती, उसकी तारीफ या शिकायत सुनती
और फिर अगली बार के लिए खुद को सुधारती। लेकिन आज मैं बस खड़ी देखती रही, कोई इंतजार नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जब सारे पकवान तैयार हो गए तो मैंने उन्हें मेज पर लगाना शुरू किया। वही गोल मेज जिसके बारे में मेरी सास कहती थी कि यह परिवार एकजुट रखती है। अब वह खाली लिविंग रूम में बीच में अकेली खड़ी थी। मैंने एक नया सफ़ेद मेजपोश बिछाया, बहुत साफ, बहुत सपाट। फिर एक एक पकवान उस पर रखा। शाही पनीर, बिरयानी, सब्जी, दाल, सब कुछ था, कुछ भी कम नहीं था, ठीक वैसा ही जैसा उन्हें पसंद था। फिर मैं पुराने बेडरूम में गई, अलमारी खोली और फूलों का एक गुच्छा निकाला। चमकीले ताजे फूल नहीं, बल्कि सफ़ेद गेंदे के फूल जो मैंने शाम को ही मंगवाए थे। फूल वाले ने मुझसे पूछा भी था, मैडम यह फूल किसी के शौक के लिए ले जा रही है क्या? मैं बस मुस्कुरा दी, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फूलों को एक गुलदस्ते में सजाया और उसे खाने की मेज के बीच में रख दिया। सफ़ेद मेजपोश पर सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर लेकिन बहुत ठंडी लग रही थी। मैं कुछ कदम पीछे हटी और पूरी तस्वीर को देखा। एक भरी हुई खाने की मेज, एक सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता, एक खाली कमरा, माहौल एक साथ आने वाले खाने और एक विदाई समारोह जैसा लग रहा था। मैं वहाँ कुछ देर खड़ी रही, फिर अपना फ़ोन निकाला और एक तस्वीर खींच ली। किसी को भेजने के लिए नहीं, बल्कि बस एक यादगार के तौर पर कि यह वह पल था जब मैंने सच में सब कुछ छोड़ दिया था। फ़ोन कांपा और अर्जुन था। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं, लगभग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तुम घर पर ही रहना। मैंने संदेश देखा और जवाब दिया, ठीक है, मैं घर पर हूँ। उसने फिर लिखा, मेरी याद आई। मैंने उन 3 शब्दों को बहुत देर तक देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवाल एक समय के बाद अपना मतलब खो देते हैं। मैंने आखिरी बार सब कुछ ठीक किया। मेज, पंछी, एक एक कटोरी, एक एक चम्मच सही से रखा। सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे मैं हमेशा करती थी। लेकिन इस बार मैंने यह किसी की तारीफ के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया ताकि मैं मन को कोई अफसोस ना रह जाए। रात के 8 बजे के आसपास मैं उस घर से निकल गई। बत्तियां बंद की, दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं पीछे मुड़ती तो शायद मेरा एक दिल पिघल जाता और इस बार मैं खुद को कमज़ोर पड़ने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। मैं अपने किराए के कमरे में लौटी, नहाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गई। बत्तियां नहीं जलाई, बस खिड़की से आती रोशनी को कमरे में आने दिया, जो फर्श पर धुंधली लकीरें बना रही थी। मैं वहां बैठी रही, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, बस समय को गुजरने दिया। रात के 9:30 बजे के आसपास मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। अर्जुन के संदेश थे। मैंने तुरंत नहीं देखा, कुछ देर इंतजार किया, फिर उठाया। प्रिया, तुम कहाँ हो? घर पर यह सब क्या है? तुमने यह क्या किया है? मेरे हर संदेश को बहुत शांति से पढ़ा। कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार था। फ़ोन फिर बजा, इस बार कॉल थी। मैंने इंतजार किया और जब कॉल कटने वाली थी तब उठाया। प्रिया, अर्जुन की आवाज़ दूसरी तरफ से तेज और गुस्से में थी। तुम कहाँ हो? तुमने घर पर यह क्या किया है? मैं एक पल चुप रही, फिर कहा, मैं बाहर हूँ। बाहर का क्या मतलब? तुम फौरन घर आओ। घर पर वो अटक गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या हुआ। मैंने बहुत धीरे से पूछा, तुम पूछ रही हो? तुमने वो मेज सजाई है, वो फूल, तुम करना क्या चाहती हो? लगभग चिल्लाया। पीछे से मुझे मेरी सांस की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया, यह क्या बकवास है? सफ़ेद फूल तो मरे हुए लोगों के लिए होते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? उनकी आवाज़ तीखी और गुस्से से भरी थी। मैंने फ़ोन पकड़ा, सब कुछ साफ सुन रही थी, लेकिन मेरे दिल में बहुत शांति थी। मैंने तो बस खाना तैयार किया था। मैंने कहा, कैसा खाना जो मातम जैसा लग रहा है? मेरी सांस चिल्लाई। मुझे तो यह ठीक लगा, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ अभी भी सपाट थी। तुम वो अटक गई। अर्जुन बीच में बोला, प्रिया, ज़्यादा मत करो। जो भी बातें बैठकर बात करते हैं, यह सब तरीके से ठीक नहीं है। मैं हल्का सा हंसी। तुम्हें लगता है मैं ज़्यादा कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें साथ घूमने नहीं ले गया तुम ऐसा करोगी? उसने चिढ़कर कहा। मैं चुप रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर बहुत धीरे से कहा, यह उस यात्रा की वजह से नहीं है तो फिर किस लिए है? उसने तुरंत पूछा, तुम घर आ जाओ, हम बात करेंगे। उसकी आवाज़ अब नरम हो गई थी। कल, मैंने जवाब दिया। कल? वो और कुछ कहना चाहता था। कल शाम 6 बजे उसी जगह पर। मैंने उसकी बात काट दी। उसी जगह पर? उसने दोहराया। हाँ, जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैंने कहा। वह चुप रहा, फिर पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा, कल मिलेंगे तब बात करेंगे। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन नीचे रखकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित कर रही हूँ, दूसरों की भावनाओं से खींच रही नहीं हूँ, उनकी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ, बल्कि खुद के फैसले ले रही हूँ, खुद रास्ता बना रही हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की। मेरे दिमाग में अब उनकी तस्वीरें नहीं थी, ना उनकी बातें, ना यादें, बस एक बहुत साफ एहसास था। सब कुछ खत्म हो चुका था।
और कल आखिरी बार होगा। त्योहार के छठे दिन मैं तय समय से लगभग आधा घंटा पहले पहुंच गई। वही पुराना कैफे, एक जानी पहचानी गली के कोने पर, जहाँ 3 साल पहले मैं और अर्जुन पहली बार एक दूसरे के सामने बैठे थे। उस वक्त मैंने एक सादी सी सफ़ेद ड्रेस पहनी थी और वह मुझसे लगातार पूछ रहा था कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है, क्या मुझे मुंबई की जिंदगी पसंद है, क्या मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और मैंने हर सवाल का जवाब उस इंसान को ईमानदारी से दिया था जो यह मानता था कि वह एक अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। और आज उसी जगह पर मैं अकेली बैठी थी, एक गर्म चाय का कप मंगवाया और साफ शीशे से बाहर आते जाते लोगों को देख रही थी। और पहली बार मैंने साफ महसूस किया कि कुछ जगह नहीं बदलती, लेकिन जब इंसान वापस आता है तो वह पूरी तरह से बदल चुका होता है। मैंने अपना हाथ मेज पर रखा। हथेली थोड़ी ठंडी थी लेकिन कांप नहीं रही थी। दिल की धड़कन भी बहुत सामान्य थी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं यहाँ कुछ बचाने के लिए नहीं आई थी, ना ही बहस करने के लिए, बल्कि सिर्फ यह बात करने के लिए जो मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। ठीक 6 बजे अर्जुन अंदर आया। उसने वही ग्रे रंग की जैकेट पहनी थी जो मैंने खरीदी थी। बाल शायद ठीक से संवारने नहीं थे और चेहरे पर थकान और तनाव साफ दिख रहा था। मुझे देखते ही वह एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़कर मेरे सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक खौफ थी, एक उलझन थी। ये जैसे यह देखने की कोशिश कर रहा हो कि उसके सामने बैठी औरत वही जानी पहचानी है या कोई और। तुम कब आई? उसने पूछा। बस अभी, मैंने जवाब दिया। वो एक और सफाई नहीं दी। उसने सिर हिलाया, एक कॉफी ऑर्डर की और फिर कुछ सेकंड चुप रहा। हमारे बीच एक बहुत साफ खालीपन था, उन पुरानी मुलाकातों जैसा नहीं जब वह हमेशा बात शुरू करता था और मैं सुनती थी। आज दोनों जैसे इंतजार कर रहे थे कि दूसरा कुछ कहे। कल रात जो हुआ, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी थी। तुमने वह सब क्यों किया? मैंने उसे बिना नजर झुकाए देखा। तुम्हें क्या लगता है क्यों किया? मैंने पलट कर पूछा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। शायद उसे मेरे इस तरह जवाब देने की आदत नहीं थी। मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ, उसने कहा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने सिर्फ खाना तैयार किया था। मैंने कहा, ऐसा खाना जिसमें सफ़ेद फूल रखे हो। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज़ में थोड़ी चिढ़ थी। तुम जानती हो मेरी माँ ने क्या सोचा? जानती हूँ, मैंने जवाब दिया, इसलिए मैंने सफ़ेद फूल चुने थे। वह एक पल चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया, चीज़ों को और मत उलझाओ। अगर तुम उस यात्रा की वजह से नाराज हो तो मैंने कहा ना, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगली बार मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तुम जहाँ चाहोगी वहीं चलेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वह नरमी थी जिसका मैं पहले हमेशा इंतजार करती थी। मैंने सब कुछ साफ सुना, लेकिन अब कोई एहसास नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं उस यात्रा की वजह से नाराज हूँ? मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, उसने जवाब दिया। मैंने उसे कुछ देर तक देखा और फिर बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा। तो फिर क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में अब सब्र खत्म हो रहा था। मैंने अपना हाथ मेज पर रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा और पहली बार मैंने वह बात बहुत साफ साफ कही, बिना घुमाए फिराए, बिना टाले। मैं तलाक चाहती हूँ। माहौल जैसे एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन मुझे बिना पलक झपकाए देखता रहा, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसकी समझ से बाहर हो। तुमने क्या कहा? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। मैं तलाक चाहती हूँ, मैंने धीरे से दोहराया। वो एक ऐसी मुस्कान हंसा जिसकी कोई खुशी नहीं थी। तुम मजाक कर रही हो, उसने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वह कुर्सी पर पीछे टिक गया और अपना हाथ माथे पर रखकर मलने लगा, जैसे वह इस जानकारी को हजम करने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया, शांत हो जाओ, उसने कहा। एक छोटी सी बात पर ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात होगी, मैंने कहा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो फिर बताओ, आखिर मसला क्या है? मैं तुम्हें घूमने नहीं ले गया, या मेरी माँ ने कुछ कहा, या रिया ने कुछ कहा? तुम साफ साफ बताओ, मैं सुलझाता हूँ, उसने तेजी से कहा। उसकी आवाज़ में अब हड़बड़ी थी। मैंने सिर हिलाया। यह एक बात नहीं है, मैंने कहा, बल्कि बहुत सारी बातें हैं। तो बताओ ना, उसने जोर देकर कहा। मैं एक पल चुप रही, फिर शुरू किया। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे घर में रही हूँ। मैंने घर का किराया, बिजली, पानी का बिल, खाने पीने का खर्च सब कुछ दिया है। मैंने खाना बनाया, सफाई की, तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रखा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने एक एक वाक्य कहा, ना तेज ना धीमा। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहले मेरी पूरी बात सुनो, मैंने कहा। वह चुप हो गया। मैंने जारी रखा। तुम्हारी माँ ने मुझे कभी बेटी नहीं माना, सिर्फ घर की नौकरानी समझा। रिया ने मुझे एक नौकर की तरह देखा। और तुम, मैंने एक पल रुक कर कहा, तुम कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। मैं कब तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ? उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बहुत बार, मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें याद नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए वह बात जरूरी नहीं थी। तुम ठीक से बताओ, उसने कहा। मैंने उसे देखा।
जब रिया ने मेरा सामान लिया तो तुमने कहा थोड़ा सब्र कर लो। जब तुम्हारी माँ ने मेरे खाने में नुक्स निकाले तो तुमने कहा मेरी माँ का मिजाज थोड़ा सख्त है, समझ जाओ। जब मैं थक गई, मैंने तुमसे थोड़ी मदद मांगी तो तुमने कहा मैं अब काम करने आया हूँ, तुम थोड़ा और कर लो। क्या तुम्हें यह सब याद है? मैंने पूछा। वह चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इंतजार नहीं किया। उन सभी मौक़ों पर मैंने सब्र किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, परिवार है, कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम पूरे परिवार के साथ घूमने चले गए बिना मुझे एक शब्द कहे तो तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में थोड़ी हलचल थी। मैंने सोचा, मैंने जाहिर रखा कि उस परिवार में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उसने तुरंत कहा। तुम ज़्यादा सोच रही हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें लगता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ क्योंकि तुम कभी मेरी जगह पर खड़े नहीं हुए। मैंने कहा तो अब तुम तलाक लेना चाहती हो और सब खत्म? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ी चिढ़ थी। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें लगता है तलाक इतना आसान है? उसने कहा घर, पैसा, सब कुछ क्या तुमने सोचा है? मैंने सोच लिया है। मैंने कहा। मैंने अपना बैग खोला, एक फाइल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। यह सारे कागजात है, मेरा हिस्सा जो मैंने चुकाया है। मैंने वकील से बात कर ली है। मैंने कहा। अर्जुन ने फाइल को देखा, फिर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब उलझन नहीं बल्कि हैरानी थी। तुमने यह सब कब से तैयार किया? उसने पूछा। बहुत पहले से, मैंने जवाब दिया। कितना पहले? उसने फिर पूछा। मैंने उसे देखा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा। वो बहुत देर तक चुप रहा, कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सामने रखी फाइलें को देखता रहा। फिर मुझे देखता रहा, जैसे पहली बार उसे एहसास हो रहा हो कि उसके सामने बैठी औरत अब वह नहीं है जिसे कुछ मीठी बातों से मनाया जा सकता है। मैं उठी। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। तुम सोच लो, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्रिया ने उसने पुकारा। मैं रुकी लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। क्या तुम सच में यही चाहती हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं एक पल के लिए चुप खड़ी रही, फिर कहा। मैं यह नहीं चाहती थी। मैं पीछे मुड़ी और उसे देखा, लेकिन मुझे यह करना पड़ रहा है। यह कहकर मैं मुड़ी और कैफे से बाहर निकल गई बिना पीछे देखे, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं पीछे देखती तो शायद मुझे 3 साल पहले की अपनी तस्वीर दिख जाती और मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं कैफे से बाहर निकली जब शाम ढल चुकी थी। सड़क की बत्तियां अभी अभी जली थी। पीली रोशनी सड़क पर खामोश परछाइयों को लंबा खींच रही थी और उस पल मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए नहीं कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत अच्छी तरह समझती थी कि अगर मैं मुड़ती तो शायद मुझे अर्जुन की आंखें दिख जाती। शायद मैं उसे एक बार और पुकारने सुनती और बस एक बार। ऐसा होने पर जो कुछ भी मैंने अभी अभी कहा था, जो भी फैसला किया था, वह डगमगा सकता था और मैं अब खुद को पीछे हटने की इजाजत नहीं दे सकती थी। मैं एक लंबा रास्ता पैदल चली। कोई टैक्सी नहीं ली, कोई जल्दी नहीं थी। हर कदम बराबर था, जैसे मैं खुद को एक जानी पहचानी यादों की दुनिया से बाहर निकाल रही थी। यह वही सड़क थी जिस पर 3 साल पहले मैं अर्जुन के साथ चली थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा था, भविष्य के बारे में बात की थी, एक घर के बारे में, उन बहुत ही सामान्य चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि मेरे पास एक ऐसी जगह होगी जहां मैं रह सकूंगी। और अब वही सड़क थी, वही पेड़ थे, लेकिन मैं अकेली चल रही थी और पहली बार मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, बस हल्कापन महसूस हुआ। मेरी जेब में फोन लगातार बज रहा था, लेकिन मैंने उसे निकाल कर नहीं देखा। मुझे पता था कि कौन है और मुझे यह भी पता था कि वे क्या कहेंगे। एक बार फिर सोच लो, जल्दबाजी मत करो। परिवार कोई मजाक नहीं है। यह सभी बातें थी जो मैंने पिछले 3 सालों में खुद से कही थी, लेकिन अब जब फैसला सुना दिया था तो उन शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब मैं अपने नए कमरे में पहुंची तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे से पीठ टिका कर खड़ी हो गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक शांति का एहसास हुआ। कोई टीवी की आवाज़ नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, लिविंग रूम से कोई प्रिया की पुकार नहीं, बस एक बहुत साफ, बहुत सच्ची खामोशी थी। और मुझे अचानक एहसास हुआ कि शांति भी एक तरह की खुशी हो सकती है अगर उससे पहले इंसान शोर में रहने का आदी हो, लेकिन जहाँ कोई समझ ना हो। मैंने कपड़े बदले, अपने बाल बांधे और फिर बाकी के डिब्बे व्यवस्थित करने लगी। एक एक कपड़ा टांगा गया, एक एक किताब सही से रखी गई, एक एक छोटी चीज अपनी जगह पर रखी गई। और इस प्रक्रिया के दौरान मैंने अर्जुन के बारे में नहीं सोचा, ना अपनी सास के बारे में, ना रिया के बारे में, बल्कि सिर्फ यह सोचा कि मैं इस कमरे को कैसा बनाना चाहती हूँ। सादा, व्यवस्थित, भरपूर रोशनी वाला और सबसे जरूरी, जहाँ किसी के लिए जगह छोड़ने का एहसास ना हो। रात 9 बजे के आसपास फोन फिर बजा। इस बार मेरी सास का कॉल था। मैंने कुछ देर स्क्रीन को देखा और फिर फोन उठा लिया, इसलिए नहीं कि मैं सुनना चाहती थी कि वह क्या कहेंगी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि कुछ बातें साफ करनी जरूरी है। हमेशा चुप नहीं रह जा सकता। प्रिया, जैसे ही मैंने फोन उठाया
उनकी आवाज़ आई, पिछले कुछ दिनों से जैसे शांत नहीं बल्कि चिढ़ से भरी। तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम इस परिवार को तोड़ना चाहती हो? मैं मेज से टिक कर खड़ी थी, फोन हाथ में था और मेरी आवाज़ अभी भी शांत थी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वह कह रही हूँ जो मुझे करना जरूरी है। मैंने जवाब दिया, क्या जरूरी है? तलाक लेना कोई ऐसी बात है जो तुम जब जाओ कह दो? वह लगभग चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहू होकर तलाक की मांग कर रही हो? लोग इस घर पर हंसेंगे। मैं एक पल चुप रही, फिर कहा, मैं खुश नहीं हूँ तो इसे बनाए रखने का क्या फायदा? माँ जी, क्या खुश नहीं हो? इस घर में तुम्हें खाने पीने की कोई कमी है क्या? उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, पति है, परिवार है, और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सब कुछ साफ सुना। यह बातें मैंने पहले भी बहुत बार सुनी थी, बस पहले मैं हमेशा चुप रहना चुनती थी। मुझे खाने पीने की कमी नहीं है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मुझे इज्जत की कमी है। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छाई, फिर वहाँ से, इज्जत? तुम आजकल के बच्चों की तरह बातें कर रही हो, हर वह इज्जत की रट लगाए रहते हो। इज्जत क्या होती है? साथ रहना है तो एक दूसरे को समझना पड़ता है, समझी तुम? उन्होंने कहा, मैं 3 साल से समझ रही हूँ, मैंने जवाब दिया। तो और समझो, कोई मर नहीं जाएगा, उन्होंने तुरंत कहा। उस बात पर मुझे हंसी आ गई, एक बहुत हल्की सी हंसी, लेकिन मुझे खुद भी महसूस हुआ कि उनमें अब कोई भावना नहीं बची थी। हाँ, मैंने कहा। क्या हाँ? उन्होंने पूछा। एक इंसान मर चुका है, मैंने जवाब दिया। 3 साल पहले वाली। मैं दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने उन्हें और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैं अब ऐसे नहीं जीना चाहती, मैंने कहा, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया है। तुम बहुत सीधा सोच रही हो। तलाक सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, परिवार की इज्जत है, रिश्तेदार है, और भी बहुत कुछ है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन अभी भी दबाव से भरी थी। इज्जत सिर्फ मेरे अकेले के संभालने से नहीं बनती, मैंने जवाब दिया, और मेरी जिंदगी का फैसला भी कोई और नहीं कर सकता। तुम वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई, शायद इसलिए कि उन्हें एहसास हो गया था कि मैं अब आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। अर्जुन बहुत परेशान है, तुम्हें उस पर तरस नहीं आता? उन्होंने अपनी आवाज़ बदल ली। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। मैंने उस पर बहुत तरस खाया है, मैंने कहा, इतना कि मैं खुद पर तरस खाना भूल गई। कॉल खामोशी में खत्म हो गई। मैंने फोन मेज पर रखा, कुछ देर वहीं खड़ी रही, कुछ नहीं सोचा, कोई विश्लेषण नहीं किया, बस महसूस किया, और मुझे एहसास हुआ, पहली बार अपनी सास से बात करते हुए मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे सफाई देनी है, साबित करना है, बल्कि मैंने सिर्फ वह कहा जो मैंने सोचा, और इतना ही काफी था। रात 10 बजे के आसपास अर्जुन ने संदेश भेजा, मैं घर पर आ गया हूँ। मैंने पढ़ा, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर लिखा, मैं घर पर हूँ। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। एक और संदेश आया, घर बहुत खाली लग रहा है। मैंने उस संदेश को देखा और फिर फोन नीचे रख दिया, इसलिए नहीं कि मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कुछ भावनाओं का सामना उसे खुद करना होगा, जैसे मैंने कभी किया था। मैं बालकनी में गई, नीचे छोटी सी गली को देखने लगी। बत्तियां अभी भी जल रही थी, कुछ लोग अभी भी आ जा रहे थे, जिंदगी चल रही थी, किसी के लिए नहीं रुक रही थी। और उस पल मुझे समझ आया, मैं जो कर रही हूँ वह एक परिवार को तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को एक ऐसी जिंदगी से बचाना है जिससे मैं अब जुड़ी नहीं थी। रात की हवा धीरे धीरे चल रही थी, मौसम के अंत की ठंडक लेकर मैंने अपना कोट ठीक किया, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी। हल्का महसूस हुआ, साफ महसूस हुआ, जैसे कोई इंसान एक बहुत भारी दरवाजे से गुजरा हो, और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे उनका पता चले कि वह कितना दूर आ चुका है। और पहली बार मुझे कल का डर नहीं था। अगली सुबह मैं तब जागी जब सूरज की रोशनी छोटी सी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और बिस्तर के कोने पर पड़ी रही थी। तब ऊंची इमारतों से ढकी नहीं थी जैसे पुराने अपार्टमेंट में होता था, और उस पल में कुछ देर और लेटी रही। उठने की जल्दी नहीं थी, फोन उठाने की जल्दी नहीं की, बस अपनी सांसों की आवाज़ सुनती रही। एक बराबर हल्की सांस, अब ऐसी तेज और भारी नहीं थी जैसे उन सुबहों में होती थी जब मुझे हमेशा यह सोचना पड़ता था कि आज पूरे घर के लिए क्या करना है, क्या पकाना है, क्या तैयार करना है ताकि कोई शिकायत ना करे। मैंने बिस्तर से उतरकर पर्दे हटाए। रोशनी छोटे लेकिन गर्म कमरे में भर गई। मैं रसोई में गई, एक कप गर्म चाय बनाई, कॉफी नहीं जैसी मेरी पुरानी आदत थी, क्योंकि मैं कुछ अलग शुरू करना चाहती थी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। फिर मैं मेज पर बैठी, अपना फोन खोला। इस बार मैंने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि सीधे अर्जुन के साथ चैट खोली। उसका आखिरी संदेश अभी भी वही था, घर बहुत खाली लग रहा है। मैंने एक बार फिर पढ़ा और स्क्रीन बंद कर दी, इसलिए नहीं कि मैं उस बातों को नहीं समझती, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत अच्छी तरह समझती थी, लेकिन समझने का मतलब वापस जाना नहीं था। ठीक 10 बजे मैं वकील शर्मा जी के ऑफिस पहुंची।
इमारत एक शांत सड़क पर थी, ना ज्यादा भीड़ न ज्यादा शोर। अंदर जाते ही कागजात और ठंडी हवा की गंध ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं एक बहुत ही वास्तविक जगह पर आ गई हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ हर चीज तर्क से काले और सफेद कागज पर सुलझाई जाती है, भावनाओं से नहीं। प्रिया जी, वकील शर्मा जी मुझे देखते ही उठे, हाथ मिलाया और मुझे तो बैठने के लिए कहा। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? उन्होंने शांत आवाज में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। उन्होंने सिर हिलाया और फाइल खोली। तो हम संपत्ति और वित्तीय दायित्वों के बंटवारे कैसे शुरू करेंगे? उन्होंने कहा और फिर एक एक हिस्से को बहुत साफ बहुत विस्तार से समझाना शुरू किया। दोनों के नाम पर, घर से लेकर बैंक लोन तक, और ना कुछ भी मैंने योगदान दिया था। सब कुछ अंकों शर्तों के रूप में सामने रखा गया। कोई भावना नहीं, कोई पक्षपात नहीं। मैं सुनती रही, कभी कभी सिर हिलाती, कभी कभी फिर से पूछती। और उस पूरी मुलाकात के दौरान मुझे एक बात समझ आ गई कि जब भावनाओं को एक तरफ रख दिया जाता है तो सब कुछ बहुत साफ हो जाता है। कुछ भी धुंधला नहीं रहता, ना ही यादें, ना ही अदृश्य बंधनों से प्रभावित होता है। क्या आप कोई और अधिकार मांगना चाहती है? वकील ने पूछा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, जो मेरा है वह साफ लिखा है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा। उन्होंने मुझे कुछ देर तक देखा, फिर सिर हिलाया। आप बहुत साफ है, उन्होंने कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक धुंध में रही हूँ। मैंने जवाब दिया। जब मैं ऑफिस से निकली तो दोपहर होने वाली थी। सूरज तेज और साफ था। मैं कुछ देर फुटपाथ पर खड़ी रही, आते जाते ट्रैफिक को देखती रही, फिर अपना फोन निकाला। इस बार मैंने खुद अर्जुन को फोन किया। 3 बार घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज़ धीमी थी, कल रात जैसी जल्दबाजी नहीं थी। क्या तुम फ्री हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। फिर कुछ पल चुप रहा। तुम कहाँ हो? मैं अभी अभी वकील के पास से निकली हूँ, मैंने सीधे सीधे कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं उसकी सांसें साफ सुन सकती थी। तुम सच में यह कर रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। प्रिया, उसने मेरा नाम लिया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। क्या तुम मेरे यहाँ आ सकते हो? मैंने पूछा। तुम्हारे यहाँ? उसने दोहराया। हाँ, मैं पता भेजती हूँ, मैंने कहा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद कहा, ठीक है। मैंने पता भेजा और टैक्सी लेकर घर लौट आई। जब मैं पहुंची तो छोटा सा कमरा सुबह जैसा ही शांत था। मैंने दरवाजा खोला, अंदर गई, 2 गिलास पानी मेज पर रखे और बैठ गई। ना टीवी चलाया, ना संगीत, बस इंतजार करने लगी। लगभग 30 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठी और दरवाजा खोला। अर्जुन खड़ा था। उसने मुझे देखा, फिर कमरे के अंदर देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। तुम यहाँ शिफ्ट हो गई हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो अंदर आया, छोटे सादे कमरे को देखा। कुछ खास नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। तुम यहाँ अकेली रहती हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। वो कमरे के बीच कुछ देर खड़ा रहा, फिर मुड़कर मुझे देखा। प्रिया, तुम सच में इस हद तक चली गई हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। बैठो, मैंने कहा। वो कुर्सी पर बैठ गया, पानी का गिलास उठाया, लेकिन पिया नहीं। कल रात जब मैं घर लौटा, वो रुका, जैसे आगे नहीं कहना चाहता हो। खाली था। मैंने उसकी बात पूरी की। उसने सिर हिलाया। हाँ, खाली, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं सामने बैठी रही, कुछ नहीं कहा। उसे खुद कहने दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक जाओगी, उसने कुछ देर बाद कहा, क्योंकि मैंने अब पहले कभी ऐसा नहीं किया, मैंने जवाब दिया। उसने मुझे बहुत देर तक देखा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं जानता हूँ मैं गलत था, उसने जारी रखा। लेकिन क्या इस हद तक जाना जरूरी था? हाँ, मैंने कहा। मैं बदल सकता हूँ, उसने तेजी से कहा। मैं माँ से, रिया से बात करूंगा। तुम यह बात पहले भी कह चुके हो। मैंने उसकी बात काट दी। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन बहुत साफ थी। वह चुप हो गया। आज तक जब भी कोई बात हुई, तुमने हमेशा कहा कि तुम बदलोगे, लेकिन फिर सब कुछ वैसा ही रहा। मैंने कहा, इस बार मैं इंतजार नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे एक मौका भी तो नहीं दे रही हो, उसने कहा। मैंने उसे देखा। 3 साल क्या एक मौका नहीं था? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। कल रात जब मैं घर लौटा तब मुझे एहसास हुआ, उसने धीरे धीरे कहा, कि तुम कितनी जरूरी थी। मैंने सुना, फिर पूछा, तुम्हें एहसास हुआ क्योंकि मैं जरूरी थी या क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी? उसने ऊपर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इंतजार नहीं किया। तुम्हें वहाँ मेरे होने की आदत थी, मैंने कहा। तुम्हें आदत थी कि मैं सब कुछ संभालूंगी, तुम्हें आदत थी कि मैं हमेशा पीछे रहूंगी, इसलिए तुमने सोचा कि यह तो होना ही है। और जब मैं नहीं रही तो तुम्हें कमी महसूस हुई, ऐसा नहीं है? उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। मैंने उसे देखा। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं समझती हूँ। वह बहुत देर तक चुप रहा।
तो अब कोई और रास्ता नहीं है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो वहाँ बैठा रहा और कुछ नहीं कहा, ना बहस की, ना मनाने की कोशिश की। बस ऐसे बैठा रहा जैसे आखिरकार उसे समझ आ गया हो कि इस बार मुझे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। मैं उठी, अंदर गई, एक लिफाफा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। यह समझौता है, मैंने कहा। देख लो। उसे लिफाफे को देखा, खोला नहीं, बस उस पर अपना हाथ रखा और फिर ऊपर देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना उलझन थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो बहुत देर से आया था। बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन बहुत देर तक उस लिफाफे के सामने चुपचाप बैठा रहा, इतनी देर तक कि मैं अपने छोटे से कमरे में दीवार की घड़ी की टिक टिक साफ सुन सकती थी। एक एक सेकंड सूखा लेकिन नियमित, जैसे पिछले 3 सालों में समय गुजरा था और हम में से किसी ने भी सच में रुककर पीछे नहीं देखा था। उसने अपना हाथ मेज के किनारे पर रखा, उंगलियों अनजाने में एक ताल पर थपथपा रही थी। आंखें अभी भी लिफाफे पर थी, लेकिन साफ था कि वह कहीं और देख रहा था। शायद यादों में, शायद उन चीजों में जिनके बारे में अपने उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वे होंगी। तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? उसने धीमी आवाज में पूछा। अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। हाँ, मैंने छोटा सा जवाब दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे यह जवाब उसकी उम्मीद से बाहर नहीं था। लेकिन जब उसने सच में सुना तो थी, उसके दिल पर एक बोझ सा पड़ गया। उसने लिफाफा खोला, कागजात निकाले, एक एक पन्ना पलटा। उसकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थी, बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, एक भी लाइन नहीं छोड़ रहा था। और इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। कोई जल्दी नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी थी। तुम घर का हिस्सा नहीं ले रही हो? वे एक पन्ने पर रुका और ऊपर देखकर पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन ज्यादातर पैसा तुमने ही दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी थी। मुझे पता है, मैंने कहा। तो क्यों? उसने पूछा। मैंने उसे देखा, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं रखना चाहती जो मुझे वापस आने पर मजबूर करे, मैंने बहुत शांत आवाज में कहा। वो चुप हो गया। उसकी आंखों में एक सवाल नहीं था, बल्कि एक उलझन और थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। और बैंक का कर्ज भी तुम नहीं बंटवा रही हो? उसने आगे पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। प्रिया, तुम अपना नुकसान कर रही हो, उसने कहा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, मैं खुद को वापस पा रही हूँ। वह मुझे समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। और यह उसने आखिरी पन्ने को पलटा। तुमने साफ लिखा है कि तुम खुद इस अपार्टमेंट से अपना हक छोड़ रही हो और बाद में कोई विवाद नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा। तुम पक्का हो? उसने पूछा। पक्का, मैंने जब जवाब दिया। एक लंबी खामोशी छाई। तकलीफ देह नहीं देने लगी, भारी, बहुत भारी, जैसे हमारे बीच हवा की एक मोटी परत हो जिसे हम दोनों में से कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था। अर्जुन ने कागजात मेज पर रखे, दोनों हाथ एक दूसरे में फंस आए, सिर झुकाए और फिर से ऊपर मुझे देखा। प्रिया, उसने पुकारा। हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या तुम मुझे कभी एक और मौका देने के बारे में सोचा? उसने पूछा। मुझे उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी भी कि मैं हर शब्द साफ सुन सकती थी। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं यह पक्का करना चाहती थी कि जो मैं कहूँगी वह वही हो जो मैं सच में कहना चाहती हूँ। सोचा था। मैंने एक छोटे से ठहराव के बाद कहा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक बहुत ही तेज किरण चमकी। बहुत बार मैंने आगे कहा। वो किरण धीरे धीरे लेकिन साफ साफ बुझ गई। जब मैं चुप रही थी तो मैं तुम्हें मौका दे रही थी, मैंने कहा। जब मैं सब कुछ सह लेती थी तो मैं तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रही थी। जब मैं खुद को तसल्ली देती थी तो मैं उस मौके को और लंबा खींच रही थी। उसने सिर झुका लिया। कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हें पता नहीं चला, मैंने कहा। या शायद तुम्हें पता था, लेकिन तुमने उसे जरूरी नहीं समझा। मैं वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। तुमने क्यों नहीं कहा? मैंने पूछा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। क्योंकि मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया। कोई शिकायत नहीं की, कोई और सवाल नहीं पूछा। मुझे बस नहीं लगा था कि तुम चली जाओगी, उसने आगे कहा। क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गई, मैंने जवाब दिया। वो हल्का सा एक उदास मुस्कान हो सा। और हाँ, उसने कहा, मुझे आदत हो गई थी कि तुम हमेशा वही हो। मैंने उसे देखा। यही तो मसला था, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। कोई विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि तुम हमेशा वहीं रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहा। इसलिए तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मुझे नहीं देखा, बस मेज को देखने लगा। कल रात जब मैं घर लौटा, उसने धीरे से कहा। मैंने दरवाजा खोला, खाने की मेज देखी, सफ़ेद फूल देखे। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चुप रही। मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा। लेकिन मुझे लगा जैसे कुछ खत्म हो गया है। मैंने उसे देखा सही, मैंने कहा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। इस बार कोई नजरें नहीं झुकी,
प्रिया, उसने कहा, अगर मैं इस पर दस्तखत कर दूं तो तुम वापस नहीं आओगी, है ना? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बहुत देर तक देखा, फिर कहा, नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह एक ऐसी बात की पुष्टि कर रहा हो जो उसे पता थी लेकिन फिर भी सुनना चाहता था। और अगर मैं दस्तखत ना करूं, उसने पूछा, तो तुम फिर भी आगे बढ़ोगी? मैंने जवाब दिया तो हल्का सा, बिना खुशी के हौसा। मैं समझ गया, उसने कहा। उसे पेन उठाया, कागजात खोले, एक पल रुका और फिर दस्तखत कर दिए। उसकी लिखावट वैसी ही थी, कोई बदलाव नहीं, वैसे ही साफ और मजबूत जैसे उस दिन जब उससे शादी के सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक बहुत साफ स्वीकृति थी। उसने पेन नीचे रखा और कागजात मेरी तरफ खिसका दिए। ये हो गया, उसने कहा। मैंने कागजात को देखा, फिर उसे देखा। हाँ, मैंने जवाब दिया। एक और खामोशी, लेकिन इस बार हल्की। प्रिया, उसने पुकारा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि तुम आगे कैसे जियोगी, उसने कहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बेहतर रहोगी। मैंने उसे देखा। मैं बेहतर रहूंगी, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। मैं उठता हूँ। मैं भी उठी। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे, कोई पास नहीं आया, किसी ने किसी को नहीं छुआ। हमारे बीच एक बहुत साफ दूरी थी, दूरी नहीं, लेकिन जिसे पार नहीं किया जा सकता था। मैं चलता हूँ, उसने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। वो मुड़ा, दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोला, एक पल रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकल गया। दरवाजा एक बहुत हल्की क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। मैं वहीं खड़ी रही, हिली नहीं, रोई नहीं, कोई गहरी सांस नहीं ली, बस बहुत देर तक खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी। कागजात उठाए और उसके साफ और मजबूत दस्तखत को देखा। मैंने कागजात मेज पर रखे और बालकनी में चली गई। शाम की हवा धीरे धीरे चल रही थी, आसमान अंधेरा होने लगा था, सड़क की बत्तियां जल उठी, नीचे जिंदगी चल रही थी। किसी को नहीं पता था, किसी को परवाह नहीं थी कि यहाँ ऊपर एक शादी खत्म हुई थी और एक दूसरी जिंदगी शुरू हुई थी। उस रात मैंने तुरंत बत्ती नहीं जलाई, बस खिड़की से आती रोशनी को छोटे से कमरे में आने दिया। इतनी रोशनी की हर चीज पर नरम धुएं रंग में दिख रही थी, लेकिन अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई, दस्तखत किए हुए कागजात मेज पर रखे, उन्हें फिर से नहीं खोला, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस पल अर्जुन ने पेन नीचे रखा, सब कुछ एक ऐसे तरीके से खत्म हो गया था जिसे बदलना नहीं जा सकता था। और अजीब बात यह थी कि मुझे खालीपन महसूस नहीं हुआ, ना ही वैसा दर्द हुआ जैसा मैंने कभी सोचा था, बल्कि बस एक बहुत गहरी, बहुत लंबी खामोशी थी, जैसे एक भारी बारिश के बाद जब सब कुछ बरस चुका होता है और जमीन पर सिर्फ नमी और ताजी घास की महक रह जाती है। मैं उठी, रसोई में गई, अपने लिए एक गिलास पानी डाला, उसे धीरे धीरे पिया और ठंडे पानी को अपने गले से नीचे उतरते हुए साफ महसूस किया। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर भी एक नई स्थिति के साथ तालमेल बिठा रहा है। अब सहने के लिए तन नहीं पड़ रहा था, बचने के लिए सिकुड़ना नहीं पड़ रहा था, बल्कि अब वह आराम कर रहा था, स्वीकार कर रहा था। मेज पर रखा फोन बजा, संदेश नहीं बल्कि एक कॉल थी। मैंने स्क्रीन पर देखा, माँ का नाम था। मैं एक पल रुकी और फिर फोन उठाया। प्रिया, माँ की जानी पहचानी गर्मजोशी भरी आवाज आई, लेकिन उसमें थोड़ी सी सावधानी थी। आज तुम कैसी हो? मैंने कुर्सी से पीठ टिकाई, एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ। अर्जुन ने अभी अभी तुम्हारे पापा को फोन किया था, माँ ने कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई थी। उसने बताया कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। मैं चुप रही, ना इनकार किया ना सफाई दी। क्या यह सच है? माँ ने पूछा। जी, मैंने बहुत धीरे से जवाब दिया। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छाई। मैं माँ की सांसें साफ सुन सकती थी। फिर एक कुर्सी के खिसकने की हल्की सी आवाज आई। शायद माँ एक ऐसी बातचीत के लिए बैठ रही थी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें करनी पड़ेगी। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैंने जवाब दिया। क्या कोई और रास्ता नहीं है? माँ ने फिर पूछा। मैंने अपनी आंखें खोली और सामने के खालीपन को देखा। अब नहीं है, मैंने कहा। माँ ने जोर नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, बस बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या तुम दुखी हो? उस सवाल ने मुझे एक पल के लिए रोक दिया। इसलिए नहीं कि जवाब देना मुश्किल था, बल्कि इसलिए कि मैंने नहीं सोचा था कि माँ ऐसा पूछेगी, क्योंकि पिछले 3 सालों में मुझे आदत हो गई थी कि लोग मुझसे पूछे कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे सब्र करना चाहिए, क्या मुझे रुकना चाहिए, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा था कि क्या मैं दुखी हूँ। हाँ, मैंने कहा, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने सोचा था। हम, माँ ने बहुत धीमे से जवाब दिया। दुखी होना सामान्य है, लेकिन अगर रुकने में ज्यादा दुख हो तो चले जाना भी गलत नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस किया कि मेरी नाक थोड़ी जल रही है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं, माँ ने आगे कहा।
बस तुम खुद को तकलीफ मत देना। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है माँ। मैंने कहा, क्या हम तुम्हारे पास आ जाए? माँ ने पूछा। नहीं माँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं खुद संभाल सकती हूँ। ठीक है, यह भी अच्छा है, माँ ने कहा। फिर एक पल रुकी। लेकिन याद रखना, कोई भी बात हो तो बताना, मन में मत रखना। जी, मैंने जवाब दिया। कॉल खत्म हुई। मैंने फ़ोन नीचे रखा, कुछ देर चुपचाप बैठी रही। मेरे दिल का बोझ अब पहले जैसा भारी नहीं था, क्योंकि पहली बार मुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना पड़ रहा था। कोई मेरे पीछे खड़ा था जो दखल नहीं दे रहा था, कोई दबाव नहीं डाल रहा था, बस वहाँ था। आधी रात के आसपास फ़ोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर से संदेश था, लेकिन मुझे पता था कि कौन है। रिया, प्रिया भाभी, आप सच में बहुत होशियार है। मैंने पढ़ा, कोई जवाब नहीं दिया। अगला संदेश बहुत जल्दी आया। आपको लगता है आपने यह करके बहुत अच्छा किया। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरे घर में सब परेशान है। मेरी माँ रो रही है। अर्जुन भैया तो ऐसे खो गए हैं। आपको खुशी मिल रही है। मैंने स्क्रीन को देखा। शब्द एक के बाद एक आ रहे थे, लेकिन मेरे मन में कोई लहर नहीं उठी। मैंने एक लाइन लिखी, फिर मिटा दी। आखिरकार मैंने सिर्फ लिखा, तुम जल्दी सो जाओ, भेजकर स्क्रीन बंद कर दी और कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि वह शब्द मेरे लिए नहीं थे, बल्कि रिया की भावनाओं के लिए थे, और अब उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। मैंने बत्ती बंद की, बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की, कुछ नहीं सोचा, कुछ याद नहीं किया, बस अपने शरीर को आराम करने दिया। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, कोट पहना और बाहर से एक छोटा सा फूलों का गुच्छा खरीदने गई। सफेद गेंदे नहीं जैसे उस दिन थे, बल्कि सूरजमुखी चमकीले पीले फूल बहुत रोशन और जिंदा दिल लग रहे थे। मैं उन्हें घर लाई, एक गुलदस्ते में सजाया और मेज पर रख दिया। कमरा तुरंत बदल गया। अब शुरुआती दिनों जैसे ठंडक नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी गर्माहट थी, बहुत हल्की, लेकिन इतनी की महसूस हो। मैंने खिड़की खोली, हवा अंदर आई, अपने साथ सुबह की महक, लोगों की बातचीत की आवाज़ें, गाड़ियों का शोर लाई। सब कुछ बहुत सामान्य था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर खड़ी हूँ, बल्कि इसका एक हिस्सा हूँ। फोन बजा, अर्जुन था। मैंने देखा, फोन नहीं उठाया, इसलिए नहीं कि मैं नाराज थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। संदेश आया, मैंने अर्जी दाखिल कर दी है। मैंने पढ़ा, कोई हैरानी नहीं हुई, सिर्फ ठीक है, मैं जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर लिखा, शायद थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। प्रिया, उसने एक संदेश और भेजा, अपना ध्यान रखना। मैंने उस संदेश को देखा और फिर फोन नीचे रख दिया। कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ बातें जब प्रतीक का रिश्ता ना रह जाने तो सुनने के सिर्फ औपचारिकता लगती है। मैं उठी, मेज ठीक की, फूलों का गुलदस्ता संवारा और फिर बैठ गई। लैपटॉप खोला और काम करने लगी। स्क्रीन पर शब्द साफ साफ एक लय में आ रहे थे, जैसे एक इस वक्त जी रही थी। अब कोई उलझन नहीं थी, नहीं गुजरी हुई बातों से पीछे खींच रही थी। खिड़की के बाहर सूरज ऊपर चढ़ आया था, आसमान साफ था, एक नया दिन शुरू हुआ था। बिना उसके परिवार के, सिर्फ और सिर्फ पहली बार मुझे लगा कि इतना भी काफ़ी है। उसके बाद के दिन एक बहुत ही अलग रफ्तार से गुजरे। अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, नहीं दूसरों को छोटे मोटे कामों में बांटे हुए थे, बल्कि एक लय में धीरे धीरे, इतने कि मैं खुद में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को महसूस कर सकूं। नए कमरे की आदत डालने से लेकर हर सुबह खुद चाय बनाने, खिड़की खोलकर धूप का स्वागत करने तक, और यहाँ तक कि अब मैं अनजाने में फ़ोन को अर्जुन या उसके परिवार को संदेश का इंतजार करते हुए नहीं देखती थी। सब कुछ बहुत स्वाभाविक रूप से हो रहा था, जैसे मेरे शरीर और दिमाग ने मिलकर यह तय कर लिया हो कि पुराना रास्ता बंद हो चुका है। और लगभग एक हफ्ते बाद मुझे अदालत से पहली सुनवाई की तारीख के लिए फ़ोन आया। अधिकारी की आवाज़ बहुत सधी हुई, बहुत पेशेवर थी, हर जानकारी को साफ साफ बिना किसी भावनाओं के पढ़ रही थी। लेकिन उसी भावनाहीनता ने मुझे महसूस कराया कि सब कुछ अब पहले से ज़्यादा वास्तविक हो रहा है। अब यह सिर्फ मन का एक फैसला नहीं था, बल्कि एक ठोस प्रक्रिया की थी, जिसका समय था, जगह थी और साथ में कागजात थे। उस दिन मैंने एक सफ़ेद शर्ट, गहरे रंग की पैंट पहनी और अपना बाल करीने से बांध लिया। आईने में खुद को देखकर मुझे एक ऐसी औरत नहीं दिखी जो अभी अभी एक टूटी हुई शादी से गुजर रही थी, बल्कि एक ऐसी इंसान दिखी जो एक नए चरण में कदम रख रही थी। आसान नहीं था, लेकिन साफ, और शायद यही सबसे जरूरी था। जब मैं पहुंची तो अर्जुन पहले से ही वहां था, वहीं गलियारे में दीवार से टिक कर खड़ा था। दोनों हाथ जेब में थे और आंखें फर्श पर थी। मुझे देखते ही उसने ऊपर देखा और धीरे से सिर हिलाया। पास नहीं आया। मैंने भी वैसा ही किया। हमने एक पर्याप्त दूरी बनाए रखी, अजनबी नहीं, लेकिन अब अपने भी नहीं, जैसे दो लोग जो कभी एक ही रास्ते पर चलते थे, लेकिन अब सिर्फ जाने पहचाने थे।
तुम आ गई? उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। ठीक हूँ, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं पूछा। हम अपनी बारी का इंतजार करने लगे। चारों ओर दूसरे पति पत्नी थे और कहीं बहस कर रहा था, कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई गहरी सांसें ले रहा था। हर किसी की अपनी कहानी थी, लेकिन सब एक ही मुकाम पर थे, एक ऐसे रिश्ते का अंत जिसे कभी परिवार कहा जाता था। और उस माहौल में मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी अकेली नहीं है, ना ही सबसे दुखद। यह उन सारी कहानियों से एक है जहाँ लोगों को आगे बढ़ने के लिए गलती जारी न रखने का चुनाव करना पड़ता है। जब हमारी बारी आई, हम अंदर गए, अधिकारी के सामने बैठे, एक एक सवाल का जवाब दिया, एक एक जानकारी की पुष्टि की। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने तैयार किया था। कोई हैरानी नहीं, कोई विवाद नहीं, क्योंकि हमने पहले ही एक दूसरे से सब कुछ कह दिया था। और शायद यह आखिरी चीज थी जो हमने एक दूसरे के साथ साफ साफ की थी। क्या आप लोग सुलह करना चाहते हैं? अधिकारी ने बहुत सधी हुई आवाज में पूछा। अर्जुन ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, बस एक सेकंड के लिए, और फिर हम दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। अधिकारी ने सिर हिलाया और लिखना जारी रखा और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ जवाब जब एक साथ दिए जाते हैं तो उन्हें फिर से जांचने की जरूरत नहीं होती। सुनवाई मेरी सोच से जल्दी खत्म हो गई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने एक गहरी सांस ली, तनाव की वजह से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर, जैसे मैं अभी अभी एक दरवाजे से गुजरी हूँ और शरीर को नए माहौल के साथ तालमेल बिना के लिए समय चाहिए। अर्जुन मेरे साथ गलियारे तक आया और फिर रुक गया। प्रिया, उसने पुकारा। हाँ, मैंने जवाब दिया। शायद अब जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। उसने मुझे कुछ देर देखा, फिर कहा, मैंने माँ से बात की। मैं चुप रही, वो मान नहीं रही। उसने आगे कहा, वह कह रही है कि मैंने परिवार छोड़ दिया, कि मैं एहसान फरामोश हूँ। मैंने सुना, कोई हैरानी नहीं हुई। तुमने क्या कहा? मैंने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने जवाब दिया। मैंने बस इतना कहा कि यह तुम्हारा फैसला है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा। रिया ने भी मुझे संदेश भेजा, कह रही थी कि मैंने ज्यादा कर दिया। उसने आगे कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता है, मैंने कहा। उसने मुझे देखा जैसे कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन फिर बस एक गहरी सांस छोड़ी। मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, उसने कहा। मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने जवाब दिया। लेकिन अगर हम वापस जा सकते। वह रुका। मैंने उसे देखा। कुछ नहीं पूछा तो शायद मैं कुछ अलग करता, उसने आगे कहा। मैं एक पल चुप रही, फिर कहा, लेकिन हम वापस नहीं जा सकते। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। हम वहाँ कुछ देर और खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल भारी नहीं था, लेकिन हल्का भी नहीं था, जैसे एक जरूरी खामोशी हो, ताकि हर कोई समझ सके कि यहाँ से रास्ते अलग हो रहे हैं। मैं पहले चलता हूँ, उसने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। वह कुछ कदम चला और फिर रुक गया, पीछे नहीं मुड़ा, बस कहा, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखती रही। ना रोका, ना पुकारा, क्योंकि कुछ धन्यवाद देर से आते हैं, लेकिन फिर भी कहे जाने चाहिए, और कुछ लोग भी देर से आते हैं, इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता। मैं अदालत से निकली, बाहर आई। दोपहर की धूप पड़ रही थी, ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी कि हर चीज साफ हो दिखे। मैं सीढ़ियों पर खड़ी रही, आते जाते लोगों को देखती रही, फिर अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैंने कहा। हो गया बेटा? माँ ने तुरंत पूछा। जी, पहला कदम हो गया, मैंने जवाब दिया। तुम ठीक हो? माँ ने पूछा। मैंने ऊपर बहुत नीले आसमान को देखा। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। हम तो अच्छा है, माँ ने कहा। उनकी आवाज में राहत थी। मैंने फोन काटा, कुछ देर और खड़ी रही, फिर नीचे उतरकर भीड़ में शामिल हो गई। ना तेज ना धीमा, बस आगे बढ़ती रही। प्रक्रिया के आखिरी दिन तेजी से नहीं गुजरे, लेकिन अब वह उतरे भारी नहीं थे जितना मैंने कभी सोचा था। जैसे एक लंबा रास्ता हो और जब कोई आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है, वह अब एक एक कदम पर ध्यान नहीं देता, बस यह जानता है कि आगे मंजिल है और पीछे वह सब कुछ है जो गुजर चुका है, जिसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही बदलने की जरूरत है। जिसे सुबह अंतिम फैसला मिलना था। मुंबई में हल्की धूप थी, ना चिलचिलाती ना उदास, एक बहुत ही सुखद मौसम, जैसे वह किसी भी भावना का पक्ष नहीं ले रहा हो। मैंने एक सादी सी ड्रेस पहनी, अपने बाल करीने से बांधे और आईने में खुद को देखा। जब अपनी आंखों में कुछ नहीं खोज रही थी, ना ही खुद से पूछ रही थी कि क्या मैं ठीक हूँ, क्योंकि जवाब बहुत पहले से ही साफ हो चुका था। बस आज उसे कागज पर पुष्टि मिलनी थी। मैं अदालत तय समय पर से थोड़ा पहले पहुँच गई। उसी जानी पहचानी बेंच पर बैठ गई जहाँ कुछ समय पहले मैं और अर्जुन साथ बैठे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मुझे इंतजार का एहसास नहीं था, ना ही कोई घबराहट थी, बल्कि एक बहुत ही साफ शांत स्थिति थी, जैसे जब कोई इंसान एक मुश्किल काम पूरा कर लेता है और बस परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहा होता है।
अर्जुन मेरे बाद लगभग 10 मिनट में आया। उसने वही पुरानी ग्रे जैकेट पहनी थी और धीरे धीरे चल रहा था। मुझे देखते ही उसने सिर हिलाया। मैंने भी सिर हिलाया। कोई नमस्ते नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि जो कुछ भी कहना था हम कह चुके थे। हम कमरे में गए, आखिरी कागजात पर दस्तखत किए। अधिकारी ने फैसला पढ़ा। उसकी आवाज हर शब्द पर बराबर और साफ थी, जैसे एक ऐसा निष्कर्ष उसे बदला नहीं जा सकता। जब मैंने वह लाइन सुनी, दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंध आधिकारिक रूप से समाप्त होता है, तो मेरा दिल नहीं बैठा, न ही आंखों में आंसू आए, बल्कि बस एक बहुत साफ, बहुत शुद्ध अंत का एहसास हुआ। अर्जुन ने पहले दस्तखत किए, मैंने बाद में। मेरे पेन की नोक ना कांपी, ना फिसली, बहुत सीधी, जैसे मैं यहाँ तक आई थी। जब हम कमरे से बाहर निकले तो हम गलियारे में रुक गए। किसी को जाने की जल्दी नहीं थी, जैसे हम दोनों को एक नई स्थिति के साथ तालमेल बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अब पति पत्नी नहीं, अब परिवार नहीं, बल्कि दो स्वतंत्र इंसान हो गया। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। एक खामोशी, अजीब नहीं, लेकिन अब जाने पहचाने भी नहीं। आगे का क्या सोचा है? उसने पूछा। सोचा है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। मैंने भी उसे कहा। मैंने उसे देखा, कुछ नहीं पूछा, जानने की जरूरत नहीं थी। प्रिया, उसने पुकारा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। इस बार यह शांत करने के लिए नहीं था, बल्कि एक धीमी, साफ, सचेत आवाज थी। मैंने उसे देखा। ठीक है, मैंने कहा। यह नहीं कहा कि कोई बात नहीं, यह नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया। बस ठीक है, क्योंकि कुछ माफिया माफ किए जाने के लिए नहीं होती, बस कह जाने के लिए होती है। तुम्हें, उसने एक पल रुक कर कहा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। मैंने सिर हिलाया। तुम्हें भी, मैंने कहा। हम एक सेकंड और खड़े रहे, फिर वह मुड़ा, बिना रुके, बिना पीछे देखे। मैंने भी वैसा ही किया। किसी ने किसी को नहीं रोका, किसी ने किसी को नहीं पुकारा, जैसे दो सीधी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को काटती थी, लेकिन अब अपने रास्ते आगे बढ़ रही थी। जब मैं अदालत के गेट से बाहर निकली तो मैं रुकी, एक गहरी सांस ली। सुबह की हवा मेरे फेफड़ों में भर गई, ठंडी, हल्की, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपने पीछे कोई नाम नहीं ढो रही थी। अब अर्जुन की पत्नी नहीं, अब उस घर की बहू नहीं, बल्कि सिर्फ प्रिया। एक नाम, एक इंसान, काफी। मैंने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैंने कहा। हो गया बेटा? माँ ने पूछा। जी हो गया, मैंने जवाब दिया। हाँ, माँ ने हल्की आवाज में कहा। तो अब तुम हल्की हो गई? मैं मुस्कुराई। जी, मैंने कहा। घर खाने पर आओगी? माँ ने पूछा। मैं एक पल चुप रही, फिर कहा। शाम को आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, माँ ने कहा। मैंने फोन काटा, कुछ देर खड़ी रही और फिर चल पड़ी। उस शाम मैं अपने माँ बाप के घर गई। पुराना घर वैसा ही था, कोई बदलाव नहीं। लकड़ी का दरवाजा, सीढ़ियाँ, खाने की जानी पहचानी खुशबू। जब मैं अंदर गई तो माँ रसोई में खड़ी थी। मुझे देखकर मुड़ी, ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पूछा। आ गई बेटा? जी, मैंने जवाब दिया। माँ ने सिर हिलाया। हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ, माँ ने कहा। मेरे पापा लिविंग रूम में बैठे थे, मुझे देखकर बोले। आ गई, अच्छा किया। मैं खाने की मेज पर बैठ गई। सादा सा खाना था, मछली करी, सब्जी और अचार, कुछ भी शानदार नहीं। लेकिन जब मैंने मछली का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो नमकीन, मीठा, जाना पहचाना स्वाद फैला और मुझे लगा कि मेरा गला भर आया है। दुख से नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया था जिसे खाते हुए यह नहीं सोचना पड़ा कि किसी और को पसंद आएगा या नहीं। खाने के बाद मैं आंगन में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर आसमान को देखने लगी। आसमान गहरा नीला हो गया था, कुछ तारे टिमटिमा रहे थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी और अपने साथ पेड़ पौधों की महक ला रही थी, जो बंद अपार्टमेंट की गंध से बहुत अलग थी। और उस पल मुझे समझ आया कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि बहुत छोटी छोटी, बहुत सामान्य चीजें हैं। बस पहले मैंने खुद को गलत जगह पर रख दिया था, इसलिए देख नहीं पाई। मैंने अपना फोन निकाला और उस दिन खींची हुई सफेद फूलों वाली खाने की मेज की तस्वीर फिर से खोली। उसे कुछ देर देखा और फिर डिलीट कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं भूलना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे अब उसे रखने की जरूरत नहीं थी। अतीत ने अपना काम कर दिया था। मैं उठी, अंदर गई। माँ रसोई साफ कर रही थी। मैं पास गई और कहा, मैं मदद करती हूँ माँ। माँ ने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, उन्होंने कहा। मैं माँ के बगल में खड़ी होकर बर्तन धोने लगी। गर्म पानी मेरे हाथों पर बह रहा था, झाग उठ रहा था, एक एक बर्तन साफ हो रहा था और करीने से रखा जा रहा था। और उस बहुत ही सामान्य पल में मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी मेरी शादी के खत्म होने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि बस एक अलग तरीके से फिर से शुरू हुई है, धीमी, साफ। और इस बार यह मेरे लिए थी। उस रात में बहुत गहरी नींद सोई। कोई सपना नहीं देखा, कोई झटका नहीं लगा, कोई आधी रात को नहीं उठी, बस एक पूरी नींद। और जब मैं अगली सुबह जागी तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली, एक सांस ली और मेरे दिल में अब खालीपन नहीं, बल्कि एक बहुत सच्ची शांति थी।
मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह कहानी समाप्त होती है तो यह कोई शोर नहीं छोड़ती, बल्कि सुनने वाले के दिल में एक बहुत गंभीर खामोशी छोड़ जाती है। एक इतनी गहरी खामोशी कि हम में से हर कोई खुद को, अपने प्यार करने के तरीके को, अपने सहने के तरीके को और यहाँ तक कि अपने छोड़ने के तरीके को भी फिर से देख सके। उस औरत की कहानी कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है, न ही उसमें कोई जोरदार झटके हैं, लेकिन यह इंसान को एक बहुत ही सच्ची बात से बेचैन कर देती है, और वह है अपने ही परिवार में भुला दिए जाने का एहसास। छोटी सी रसोई में ठंडे खाने के बीच पीछे छूट जाना, उन खुशियों से बाहर कर दिया जाना जिसमें आपका नाम होना चाहिए था, और सबसे दर्दनाक एक ऐसी चीज मान लिया जाना जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अक्सर सोचते हैं कि शादी में सिर्फ धोखा ना देना ही काफी है, लेकिन सच तो यह है कि लंबे समय तक उनकी उदासीनता ही एक औरत को सबसे तेजी से मारती है। कड़वे शब्दों की जरूरत नहीं, क्रूर हरकतों की जरूरत नहीं, बस एक नज़र जो अब ध्यान ना दे, एक संदेश जो देर से आए, एक बार फिर पीछे छोड़ दिया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो यह इंसान के दिल को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए काफ़ी है। इस कहानी को जो चीज़ खास बनाती है वह उसका जाना नहीं, बल्कि उसके जाने का तरीका है। कोई हंगामा नहीं, कोई जिद नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक आखिरी खाना, एक भरी हुई मेज, एक सफ़ेद गेंदे के फूलों का गुलदस्ता जो घर के बीच में खामोशी से रखा गया था, जैसे वह अपनी शादी को विदाई दे रही हो। एक बहुत ही सभ्य लेकिन बहुत दर्दनाक अंत, और शायद उस पल तक पीछे रह जाने वाले को यह समझ आना शुरू हो जो हुआ होगा जिस औरत को वे हमेशा एक सामान्य बात समझते थे, वह वास्तव में कभी भी सामान्य नहीं थी। इस जिंदगी में सबसे आसानी से खो जाने वाली चीज़ वही होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वह कभी नहीं खोएगी। चुपचाप खाने का इंतजार करती पत्नी, कभी पलटकर जवाब ना देने वाली बहू, वह औरत जो हमेशा मौजूद रहती थी, भले ही कोई उसका नाम ना ले। हम उस उपस्थिति के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं जब तक कि वह चली ना जाए। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात टूटने में नहीं, बल्कि फिर से जन्म लेने में है। वह निराशा में नहीं, बल्कि जागृति में गई। वह धुंधली सुबह में दौड़ी भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उन अंधेरे दिनों से बाहर निकालने के लिए। उसने किराए के घर के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, सब कुछ खोने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से फिर से शुरू करने के लिए। और जब वह अदालत में धूप से बाहर निकली तो वह अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी, एक नई जिंदगी, खुद का एक नया संस्करण। शायद परफेक्ट नहीं, लेकिन आज़ाद। और फिर जब वह अपने माँ बाप के घर खाने की मेज पर लौटी तो वह गर्मजोशी जो बहुत सामान्य लगती थी, सबसे गहरी मरहम बन गई, क्योंकि आखिरकार इंसान बहुत दूर जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून उसे वहीं मिलता है जहाँ कोई बिना किसी शर्त के उसका इंतजार कर रहा होता है। इस कहानी को अगर एक बात में समेटना हो तो शायद वह उपस्थिति मूल्य का सबक होगा। किसी के जाने तक इंतजार मत कीजिए, यह महसूस करने के लिए कि वह कितना जरूरी था। एक घर के खाली होने तक इंतजार मत कीजिए, यह याद करने के लिए कि वहाँ कभी हंसी थी। और अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपको हमेशा सहना पड़ता है, हमेशा चुप रहना पड़ता है, हमेशा खुद को मनाना पड़ता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप एक पल रुके, खुद को देखें और पूछें कि आप जी रहे हैं या सिर्फ किसी और की जिंदगी में मौजूद है। क्योंकि एक मजबूत औरत वह नहीं होती जो बहुत ज़्यादा सहती है, बल्कि वह होती है जो यह जानती है कि कब रुकना है और कब चले जाना है। और कभी कभी छोड़ देना खोना नहीं होता, बल्कि खुद को एक सही जिंदगी वापस देना होता है। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।